बरसात का मौसम करीब आ गया। क्या बरसाती नाले की सफाई मुकम्मल हो गई? कौन से इलाके इस बार बारिश में भी क्लियर रहेंगे? कहां हैं सड़कें ज़ेरे आब आने के खदशात? शहर की मुकम्मल सूरत हाल आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। कोरोना और महंगाई, इस बार कुर्बानी कितनी मुश्किल रही? कराची के शहरियों ने कितने मवेशी कुर्बान किए? पिछले साल की निस्बत रुझान कैसा रहा? हम आपको बताएंगे थोड़ी सी देर में। हाय रे महंगाई, अशिया के बढ़ते दाम, अवाम परेशान। जुलाई में महंगाई बढ़ गई, टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियां भी महंगी। मुश्किल हालात में घर का बजट कैसे मैनेज करें? अहम गुर जानिए आज के शो में। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम करेंगे ज़रा गुफ्तगू उन मामलात की कि जहां अमन ज़रूरी है, और आपको बताएंगे कि इस सिलसिले में क्या क्या नहीं हो रहा, और अगर कुछ हो भी रहा है तो वो भला किस तरह। एग्जैक्टली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की हम बात कर लेते हैं। बंद कमरा इजलास हुआ और इस इजलास पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती काउंसिल का शुक्रिया अदा किया है, इसको अपनी फतह करार दिया है और कहा है कि भारत रुसवा हुआ है, भारत की कोशिशें रायगा गई हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा ये कोशिश की कि मल्टीलैटरल फोरम्स पर ये चीज़ें डिस्कस ना हो, लेकिन वो डिस्कशन हुई और तीसरी बार ये डिस्कशन हुई है। जो हमारी सफारती कामयाबी है उसकी आज हम बात कर रहे हैं। 15 में से 14 ममालिक ने सलामती काउंसिल के इजलास में ख़ैरात का इजहार किया है। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने। शाह साहब गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। शाह साहब, कितनी अच्छी डेवलपमेंट है ये कि भारत हमेशा से ये चाहता और कोशिश करता रहा कि ऐसे फोरम्स पर कश्मीर का मसला डिस्कस ना हो, बट इट्स द थर्ड टाइम कश्मीर डिस्कस हुआ, वहां पर होने वाली पामालियां डिस्कस हुई हैं। बिल्कुल, आपने बजा तौर पर फरमाया कि ये एक साल में तीसरी मर्तबा है कि मसला कश्मीर जो है वो सलामती काउंसिल में डिस्कस हो रहा है। आपके इल्म में है कि भारत ने हद्दुल वसा कोशिश की कि इस अटेम्प्ट को रोका जाए, ऐसा ना हो, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई और डिस्कशन हुई। मैंने खत लिखा था सलामती काउंसिल के सदर को और उनसे दरख्वास्त की थी कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बहुत तेजी से बिगड़ रही है और हमें किस्म किस्म की वहाँ से खबरें आ रही हैं। जो अमन व इस्तेहकाम है साउथ एशिया का, वो दाव पे लग रहा है। चुनाचे जो इंसानी हकूक हैं बेदर्दी से पामाल हो रहे हैं। फिल फौर इस मसले को जेरे बहस लाया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट के 72 घंटों के अंदर सलामती काउंसिल ने ना इसको एजेंडे में शामिल किया सिर्फ, बल्कि इस पर एक सैर हासिल बहस हुई और 15 में से 14 मेंबरान ने इजहार राय किया। अब वो जो मसला भारत की ख्वाहिश थी कि ये तो दो तरफा मसला है, ये तो इंटरनल मसला है, उसकी नफी हो गई और साबित हो गया कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है और ये वहाँ डिस्कस हो सकता है और हो रहा है। 55 साल के बाद तीसरी मर्तबा ये डिस्कस हुआ है। और किस दिन हुआ है, जरा अहमियत देखिए दिन की। ये हुआ है 5 अगस्त के दिन, जिस दिन उन्होंने गैर कानूनी और सलामती काउंसिल की करारदादों की पामाली की। उसी दिन ये बहस हुआ है। हिंदुस्तान के ना चाहने के बावजूद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये सफारती मैदान में एक और कामयाबी दी है। और शाह साहब, सफारती मैदान में ही हमारा अगला कदम क्या होगा, या हमारी अगली कामयाबी क्या हो सकती है? क्या आप लोगों ने सोचा है इस सिलसिले में? देखिए, पहले तो मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कल जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के दूर अफ्तादा इलाकों में, थरपारकर में, उमरकोट के इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, जनूबी पंजाब में, ये पूरी शदोमत से आज़ाद कश्मीर में, गिलगित में ये मसला उठाया गया। कौम ने कश्मीरियों के साथ यकजहती भी की और 5 अगस्त के इक़दामात को मुस्तरद किया। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान की सेनेट का,
जो हमारी वफाक की अलामत है कि उन्होंने मुत्तफ़िका करारदाद पर जो दफ्तर खारजा ने उनको पेश की, उन्होंने उसका मुताला किया और उसको मनवन कबूल करते हुए एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की। चेयरमैन सेनेट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक स्पेशल इजलास मुनक्किद किया। सदर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं जो आए और उन्होंने खुलकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पाकिस्तान की सेनेट के सामने पेश किया। तो कल का दिन हमारे लिए कश्मीर कॉज के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद जाकर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली है उनसे वो मुखातिब हुए। इन सब डेवलपमेंट को सामने रखें, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मैप अनफोल्ड हुआ है उसके जो फज़ाइल मिली है, लोगों का हौसला बुलंद हुआ है, ये बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो खुशाइंद है। ये सिलसिला जारी रहेगा। हम जब तक के हक की खुद इरादियत की मंजिल कश्मीरी नहीं पाते, हमारी जुस्तजू जारी रहेगी। शाह साहब, कश्मीर कॉज पर हम सब एक हैं। हम बार बार ये साबित करते रहे, ये बहुत अच्छा है। इस बार तो बड़ी इत्मीनान बख्श बात रही। एक और मामला ऐसा है कि जिसमें पूरी कौम को बड़ा इत्मीनान महसूस हुआ। जो हमारी सियासी इकाइयाँ हैं, हमारी सियासी जमातें, कल सारे इख्तिलाफात को छुट्टी मिली हुई थी। कश्मीर का कॉज एक तरफ है सर, कि उसको देखते हुए तो ऐसा हुआ, लेकिन ये वैसे भी लोगों को बड़ा अच्छा इंप्रेशन मिला, पूरी कौम को बहुत अच्छा लगा, कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई तनकीद नहीं थी। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। बिल्कुल आपने सही निशानदेही फरमाई है। सेनेट का जो माहौल था बहुत संजीदा था, बहुत उम्दा था और उसमें हुब्बुल वतनी से वो सरशार था। मैंने कल सेनेट में भी कहा कि काश जब दफ्तर खारजा में हमने सारी सियासी जमातों को दावत दी, काश JUI का जो वफद है वो भी शामिल हो जाता। क्योंकि देखिए, मौलाना तो खुद कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, वो इस मामले की नज़ाकत को पूरी तरह समझते हैं। अगर उनका नुमाइंदा भी आ जाता तो ज्यादा चार चांद लग जाते। बहरनौ पूरी कौम ने इस पर इत्तफाक किया। शाह साहब, थोड़ा सा मेरी राय मुख्तलिफ है इस मामले पर, क्योंकि मैंने ट्विटर पर देखा, स्पेशली मैं एक नाम ले लेता हूँ, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के, शहबाज गिल साहब। उनके ट्वीट्स देखकर ये मुझे लगा नहीं कि वाकई हम सब एक पेज पर हैं। वो क्रिटिसिज्म था और बहुत ज़्यादा था, और नून लीग पर था और अपोजिशन पर था। हालांकि आपने जब भी बात की, आपने बड़ी पॉजिटिव बात की, उस तमाम अपोजिशन साथ है इस मामले पर, जैसा किरण आपने भी कहा। बाजू नज़र में वाकई साथ है, लेकिन अगर आपकी तरफ से ऐसा हो, यानी आपके एक अहम शख्स की तरफ से ऐसा हो, तो फिर सर ये सवाल तो उठता है क्यों? अब डिपेंड करता है ना कि उन्होंने किस इशू पे बात की। कश्मीर के मसले पर तो हम एक हैं, लेकिन कोई और मसाइल हैं जिन पर उनकी सोच और हमारी सोच जुदागाना है। उन्होंने कश्मीर ही पर बात करते हुए कहा, उसी पर तनकीद की। मेरी नजर से वो नहीं गुजरी बोर्ड की। लेकिन बहरहाल आप भी समझते शाह साहब, ये माहौल ऐसा नहीं है, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए किसी की तरफ से भी। ये वजह कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कश्मीर के मसले पे हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाह साहब, साथ मौजूद थे आप और कश्मीर के बात कर रहे थे। और जिस तरह शाह साहब आपने भी कहा कि कल का दिन बहुत अहम था, 5 अगस्त, उस दिन सलामती काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर की डिस्कशन होना ये बहुत अहम था। दिस वाज द ग्रेट डेवलपमेंट, ये हमारी कामयाबी थी जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये कि अगर कोई अच्छी आदत देखे ना, तो उसको ज़रूर एक दूसरे को ताकीद करनी चाहिए, बताना चाहिए। शाह साहब ने जो उन्होंने नहीं कहा, जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने कह दिया बड़ी माजरत, मैंने ये ट्वीट नहीं देखा। ये मुझे बड़ा भला लगता है इस तरह का रवैया। शाह साहब उमूमन इसी तरह से करते हैं। बिल्कुल ऐसे, और ये पॉजिटिव रवैया यही हमें हर तरफ से नजर आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। काम भी नजर आना चाहिए, आप शायद उस तरफ जाना चाह रहे थे ना? काम नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के बाद NDMA, फौज और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि मिलकर काम जब हम करते हैं तो काम होता है। जो नाले हैं कराची के, वहां पे बहुत से चॉकिंग पॉइंट्स हैं, उन्हें क्लियर करना था। NDMA ने काम किया, FWO ने काम किया, मशीनरी आई और काम किया गया। कहीं से हमने नहीं सुना मैंडेट नहीं है, कहीं से नहीं सुना मशीनरी नहीं है, कहीं से नहीं सुना अमला नहीं है, कहीं से नहीं सुना फंड्स नहीं है, कुछ नहीं सुना। हमने सिर्फ देखा और हमने काम होते देखा। नाले साफ हो रहे हैं, और वो नाले साफ होना इस वक्त इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है
कि आज शाम से बारिशें होंगी, मूसलाधार बारिशें होंगी। लेकिन चलें कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। 3 दिन में जो काम हुआ, 6000 टन से जायद कचरा बरसाती नालों से निकाला जा चुका है। शहर में चौथा दिन, इसमें भी नाले साफ किए जा रहे हैं। तो क्यों ना आपको हम गुजर नाला लेकर चलते हैं कि वहां पर सिचुएशन क्या है, कितना साफ हो चुका है। वैसे मुझे गुजर नाले से ना किरण लास्ट ईयर की फुटेज भी याद है कि सफाई लास्ट ईयर अली ज़ैदी साहब ने भी करवाई तो थी। एग्जैक्टली उन्होंने भी करवाई थी। फिर क्या हुआ था और फिर वो सफाई पूरी तरह हुई थी या नहीं? अच्छा, गुजर नाले का तस्करा इसलिए भी वो जरूरी है क्योंकि देखिए ये नाला जहाँ से गुजर रहा है वहाँ बहुत करीब करीब आबादियाँ भी हैं। जरा सी बारिश हो, बहुत सारा कचरा यहाँ पर इकट्ठा, उसके बाद में ये सारे का सारा पानी यहाँ से गुजरता नहीं, खड़ा हो जाता है, घरों में दाखिल हो जाता है, फिर उसके बाद में हादसात रिपोर्ट होने लगते हैं। हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सऊद, सफाई का मरहला कहाँ तक पहुंचा और पहले और अब में थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वज़ीर आज़म की हिदायत पर चेयरमैन NDMA ने ये इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद FWO की मदद से काम शुरू हुआ है। कराची में 3 बड़े नाले हैं, गुज्जर नाला, कोरंगी नाला और मवाजगुड नाला। इस पर FWO हुक्काम काम कर रहे हैं और NDMA हुक्काम के मुताबिक इन तीनों नालों से 40% से ज़ायद जो कचरा है वो उठा लिया गया है। आज चौथा रोज़ है और आज भी FWO काम कर रहे हैं। कचरा निकाला जा रहा है, डंपर्स में मुंतकिल करके फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी तादाद है कि 6000 से ज़ायद टन जो कचरा है वो निकाला जा चुका है नालों से। और जो चौक पॉइंट से 40 के करीब इनमें चौक पॉइंट से, उसमें से आधे से ज़्यादा जो चौक पॉइंट से वो खोले जा चुके हैं। डंपर्स कितने यहाँ पर काम करने के लिए? शहर में 500 से ज़ायद जो है छोटे बड़े बरसाती। आप देखें, इन 3 नालों पे FWO काम के मुताबिक 100 से ज़ायद मशीनरी और डंपर हैं जो कि पूरे कराची में काम कर रही हैं। 14 टीमें हैं FWO की जो कराची में काम कर रही हैं, जिसमें डंपर और मशीनरी 7 है। और फौरी तौर पर जब डंपर भरने के बाद इसको जो है लैंडफिल साइट पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है साउथ। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने इस वक्त शेयर भी किया साउथ, कि वो जो कचरा निकाला जाता है वो फौरी तौर पर लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जाता है। किरण, आपको भी याद होगा लास्ट ईयर जब ये नाला साफ हुआ था तो कहा ही जा रहा था कि वो जो कचरा निकाला जाता है वो रखते हैं साइट पर, सूख जाए फिर लेकर जाएंगे, इस दौरान वो वापस नाले में चला जाता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा काम है कि फौरन लेकर जा रहे हैं। साउथ, प्लीज आप कंटिन्यू भी कीजिएगा बात अपनी। जी हाँ, बिल्कुल। माजी में यही देखा गया है कि यहाँ पे कचरा साइडों पे रख दिया जाता था कि बस पानी की रवानी हो जाए और उसके बाद काम चला लिया, इसी तरह जाता था। लेकिन अब इस तरह नहीं हो रहा, बाकायदा चौक पॉइंट्स को खोला जा रहा है और उसके साथ साथ जो कचरा है उसको मुंतकिल भी किया जा रहा है। इसके अलावा कोरंगी और मवाजगुड में भी इसी तरह टीम्स काम कर रही हैं। ये 22 बड़े नाले हैं जिसमें कराची में काम हो रहा है, जिसमें 3 पे FWO और 19 की जिम्मेदारी जो है सिंध हुकूमत ने ली है। NDMA हुक्काम के मुताबिक जब 38 बड़े नाले हैं जिस पर काम होना है, लेकिन क्योंकि आज से जो स्पेल के बताया जा रहा है कि शुरू हो रहा है, तो फौरी तौर पर तकरीबन 4 रोज पहले काम शुरू कर दिया गया था और इस पर भरपूर काम किया गया और 40%। अच्छा सऊद, मसला ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो है जिम्मेदारी, बहुत अच्छी बात है कि कचरा हटा रहे हैं यहाँ से, बहुत अच्छी बात है कि उसको साइड्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या इस सिलसिले में कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्टेप्स आपके सामने आए? थोड़ा सा आपको कुछ इस बारे में मालूम हुआ? क्योंकि कचरा हटाया जाएगा, कचरा यहाँ दोबारा इकट्ठा होगा, ये मसला है, इसके ऊपर कुछ सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, हुकाम का कहना है कि पहली जो उनकी तरजीह है वो कचरा जो नाला है उसकी रवानी, उसके चौक पॉइंट्स को खोलना है। उसके बाद जो इंक्रोचमेंट है उसके साथ साथ जो कचरा दोबारा आ जाता है उसको रोका जाएगा, इंक्रोचमेंट को रोका जाएगा, जिस पर NDMA हुक्काम और जो सिंध गवर्नमेंट है वो मिलकर बातचीत पहले ही हो चुकी है। चेयरमैन NDMA कराची भी इसी वजह से आए थे क्योंकि एक बड़ा मामला जो है नालों पर इंक्रोचमेंट का है। और बिल्कुल इस इंक्रोचमेंट वाले मामले पर भी बात करेंगे। साउथ साथ रहिएगा, साउथ साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने। सर बेहद शुक्रिया, आपने नया दिन के लिए वक्त निकाला। सर साथ मौजूद हैं गुज्जर नाले से, हमें अपडेट करें सिचुएशन क्या है वो हमें एलेबरेट कर रहे थे। सर आप प्लीज़ ये बताइएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज़ाहिर है सर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है, आप भी इत्तेहादी जमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत पर सर NDMA काम कर रहा है, FWO काम कर रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं। सर एक कराची का शहरी ये सवाल करता है कि अगर ये काम NDMA कर सकता है, सर आप क्यों नहीं कर सकते, मेयर साहब क्यों नहीं कर सकते? देखें, काम नहीं हो रहा था, सिर्फ नालों का एरिया नहीं है और बहुत सारे एरियाज हैं वहाँ काम नहीं हो रहा। ये तो एक पॉइंट आउट हो गया कि नालों की वजह से लोग पानी घरों में आ गया और डूब रहे थे, ये देख लिया गया मीडिया पे।
और बहुत सारे एरियाज़ हैं। इस एरिया में नाकामी हुई, फंक्शन केएमसी का था ये, और केएमसी ने 2018 में ये काम कंप्लीट कर लिया था जून तक। उसके बाद केएमसी के पास वसाइल नहीं थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम साहब को भी बताया, अवाम को भी बताया कि केएमसी ये काम नहीं कर सकती। उसके बाद बारिश हुई और ये हादसे पेश आए। उसके बाद पीएम साहब ने एनडीएमए को यहाँ भेजा। जाहिर है गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, जब भी तो एनडीएमए आई है। अगर कर रही होती तो एनडीएमए क्यों आती? आपको पता है वसीम अख्तर साहब, जहाँ जहाँ भी एक आम आदमी सफ़र करता है, परेशानी से गुजरता है, भले एक बूंद पानी आसमान से ना बरसा हो, लेकिन उसके घर तक घुटनों से भी ऊंचा ऊंचा पानी पहुंच जाए, तो फिर एक आम आदमी ये सवाल करता है कि ये जो मेरे घर के आंगन में पानी भर गया है, ये सिर्फ मेरे नसीब में क्यों है? ये सियासी रहनुमा क्यों नहीं सबसे मुतासर होते हैं? सर, ऐसा सवाल कोई आपसे करे, फिर आपका जवाब क्या हो सकता है? फिर आप उसको क्या दिलासा देंगे, आप क्या जवाब देंगे? ऐसी बात नहीं है। जिन इलाकों में पानी आया उधर हमारे एमएनए एमपीएस भी थे, उनके घरों में भी पानी आया है। हमारे चेयरमैन थे, तो दुगनी जिम्मेदारी थी सर। वाइस चेयरमैन थे। ऐसा नहीं है, उन इलाकों से ही ताल्लुक़ रखते हैं हमारे इलेक्टेड लोग भी, हमारे कारकुनान भी, पार्टी के साथी भी। उनके घरों में भी पानी आया, उन्होंने भी फेस किया। सब फेस करते हैं कराचीआइट्स जितने भी हैं, मगर इसका सलूशन निकालना चाहिए ना। कचरे का डिस्पोजल क्यों नहीं होता? वो सिंध गवर्नमेंट के पास है कचरे का डिस्पोजल। सीवरेज का डिस्पोजल सही क्यों नहीं होता? वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। नहीं करते। कराची के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। सर, ये बहस अब बहुत पुरानी हो गई। डिस्पोजल किसके पास है, मैंडेट किसके पास है, काम किसने करना है, ये वाकई अब दिस डिबेट इज़ ओल्ड नाउ। मुझे सर ये बताएं, साउथ भी हमें बता रहे थे कि ये तो फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है जो इंक्रोचमेंट्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। शेयर कर सकते हैं सर क्या प्लान बना है? क्योंकि ये एक बड़ा टास्क है और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टास्क दिया है एनडीएमए को। ज़ाहिर आप भी ऑन बोर्ड हैं, बता सकते हैं कुछ इससे मुताल्लिक? देखिए, ये एनडीएमए जो इस मीटिंग्स कर रही हैं, जो प्लान कर रही हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। जाहिर है इंक्रोचमेंट बहुत है, इंक्रोचमेंट भी रिमूव होनी चाहिए। मगर अगर वहाँ कोई फैमिली रह रहे हैं, घर हैं, तो उनको कंपनसेट ज़रूर किया जाए, उनको अल्टरनेट ज़रूर दिया जाए। मेयर साहब, आपको भी मसाइल का सामना रहता है काम करते हुए, पूरा शहर ये देख ही रहा है, फंड्स की कमी का मामला है। अब ये देखिए कि शहर के 38 बड़े नालों की सफाई केएमसी की जिम्मेदारी थी, आप खुद भी बता चुके। अब ये फरमाइएगा कि कितने ऐसे नाले हैं जहां आप लोग फंड्स की कमी के बावजूद भी सफाई का काम करा रहे हैं? 500 नाले हैं पूरे शहर में डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। 38 to 40 नाले केएमसी के पास हैं। 2018 जून तक मैंने ये नाले बिल्कुल क्लियर कर दिए थे। उसके बाद से अब तक ये नाले साफ नहीं हुए, कचरे का अंबार था इसके अंदर। मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, ये मैंने लिख के भी भेज दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। एनडीएमए की वार्निंग के बाद फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं नहीं कर सकता, केएमसी नहीं कर सकता क्योंकि फंड्स नहीं है। पूरे 4 सालों में केएमसी को 50 करोड़ रुपए दिए गए थे नाले साफ करने के लिए। हमने करके दिखाया, यूटिलाइज किया सही तरह से पैसा। उसके बाद के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। ठीक, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब साथ मौजूदा, बेहद शुक्रिया। साउद आपकी तरफ दोबारा आना चाहिए, गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे। मैं लास्ट जवाब पे आपका कमेंट ले लेता हूँ। उन्होंने कहा पहले सफाई होती थी, पहले काम होता था। आप बता सकते हैं इससे मुताल्लिक कि वाकई काम होता था? पहले कराची साफ होता था, नाले साफ होते थे? और ये 50 साल पुराना तस्करा नहीं, इन्हीं 25-30 सालों की बात कर लेते हैं या 2018 की बात कर लेते हैं? तो जी बिल्कुल देखिए, माजी में अगर काम हुआ है तो वो सिर्फ इतना हुआ है कि नालों को सिर्फ इतना खोल दिया गया कि उसमें से पानी गुजर जाए। जिस तरह से अब सफाई हो रही है कि कचरा निकाला जाए, उसको यहाँ से मुंतकिल किया जाए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। पहले सिर्फ यहाँ पे मशीनरी आके नालों को खोल दिया करती थी, वो भी जब सर पर आती थी कि बारिश हो चुकी है या कल बारिश है या आज बारिश है, तब ये सूरत हाल होती थी। इससे पहले इस तरह से कोई वो जो है नहीं हुई, बल्कि नुमाइशी कार्रवाइयाँ ज़रूर हुई हैं इंक्रोचमेंट की, कि एक दिन घर गिराया और अगले हफ्ते वही घर वहीं पर इंक्रोच हुआ हुआ नज़र आता था। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ बहुत माजी में हुई हैं। लेकिन अब जिस तरह से कचरा निकाला जा रहा है, उसी तरह अगर इंक्रोचमेंट को भी ख़त्म किया जाए और इस कचरे में को दोबारा आने से रोका जाए तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। सऊद, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। के आसपास अगर कोई रह रहा है तो उसकी मजबूरी का अंदाज़ा कीजिए, उसके मसाइल का अंदाज़ा कीजिए, उसकी परेशानी का अंदाज़ा कीजिए, और फिर उसके बाद में ये सिचुएशन कि वहाँ पर कचरा हटाना अजाब, और फिर अगर बारिश आ जाए तो अजाब दुगना। अब इस सिलसिले में थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है, हमने आज उसके ऊपर बात की। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो थोड़ा सा और काम बेहतर कर लें बिल्स लेने के अलावा, तो हमारे मसाइल जो है ना वो कम हो जाए। मैं के इलेक्ट्रिक की बात कर रही हूँ। हमेशा की तरह एक बार फिर
के इलेक्ट्रिक का सारिफ अजियत से दो चार रहा। रात बीत गई, बिजली नहीं आई, रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबा रहा। बड़ा हिस्सा कराची का ऐसा रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाके जिनमें लियाकताबाद है, अजीज़ाबाद है, आयशा मंजिल है, गुलिस्तान जौहर है, गुलशन इकबाल है, बल्दिया है, किमाड़ी है, लांडी है, कोरंगी है, मलिर है और अस्करी 4, इसके मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूबे रहे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि बिन कासिम प्लांट का एक और यूनिट मुरम्मती काम के बाइस बंद कर दिया गया है और इसीलिए तो जिन इलाकों में बिजली नहीं जाती वहाँ पर भी मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। बिन कासिम यूनिट की मुरम्मत करके बहाली कर दी गई। अब देखिए लाइट कहाँ गई कहाँ आई। लोगों ने तो, शहरियों ने तो जिंदगी उनकी जो है वो मुश्किल रही, उन्होंने रात बहुत मुश्किल से गुजारी। कितने आराम से वो कह देते हैं कि मरम्मती काम हो गया और लाइट अब आ गई है। हालांकि कई इलाकों में लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी। जिससे हम कल रात की बात नहीं करें, इवन किरण परसों रात भी बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पर लाइट नहीं थी। और जब ये कहते हैं ना कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में लोड मैनेजमेंट, तो ये लफ्जों का हेर फेर, ये बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी, इससे दिलासा नहीं मिलता। जनाब काम करना पड़ता है, हमारे निकल ऐसे ही। और अभी तो किरण बारिश नहीं हुई और जब एक्सपेक्ट की जा रहा है बारिश होगी तो उसके बाद जो के इलेक्ट्रिक हाल करता है ये आप सब जानते हैं। चलिए जी, हमने के इलेक्ट्रिक की बात कर ली, बढ़ते हैं आगे। फैसलाबाद से खबर है, जनरल हॉस्पिटल के बाद अलाइड हॉस्पिटल के वार्ड्स भी कोरोना फ्री हो गए हैं। बड़ी अच्छी खबर है जनाब के पिछले 10 दिनों में सिर्फ कोरोना के 2 पेशेंट्स आए थे अस्पताल में। पिछले 3 माह में कोरोना के क्या मनाजिर रहे, ये हमें बताएंगी हमारे नुमाइंदा शाहीन शहजादी। आज जब फैसलाबाद डिवीजन के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में कोरोना का पहला मरीज लाया गया तो लोग यहां का रुख करने से डरने लगे, मगर ईद के बाद दम तोड़ते कोरोना की वजह से अस्पताल मरीजों से खाली होने लगे हैं। ये सब कुछ एक जादुई छड़ी की वजह से मुमकिन नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे इंतज़ामिया की पॉलिसी, आवाम का ताउन और डॉक्टर्स की मेहनत शामिल है, जिसके बायस जनरल अस्पताल के बाद अब अलाइड अस्पताल में भी कोरोना के मरीज ना होने के बराबर है। 3 माह में यहाँ 2500 मरीजों की स्क्रीनिंग हुई, जिनमें से 450 पॉजिटिव आए, 273 सेहतयाब हुए और बदकिस्मती से 59 वफात पा गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 6 अहम वार्ड्स को कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से कोरोना वार्ड्स में मुंतकिल किया गया, जबकि लैब में अब तक 36,000 से ज़ायद टेस्ट भी किए जा चुके हैं। जब मरीज़ बढ़ते गए तो हमें उसके लिए वार्ड खाली करवाने पड़े। पहले हमने न्यूरोलॉजी का वार्ड खाली कराया, उसके बाद फिर CCU 2 खाली कराया, उसके बाद ENT 1, ENT 2, गायनी 2, सर्जिकल 2, ये टोटल हमने सारे वार्ड खाली कराए। हमने जो खाली वार्ड थे वो वापस कर दिए। अलाइड अस्पताल में 10 रोज़ कबल कोरोना के 2 मरीज़ लाए गए और ईद के लॉकडाउन के बाद ये 2 केस 3 ना हो पाए और अब यहाँ सिर्फ 2 मरीज़ एडमिट हैं, जबकि तमाम वार्ड्स खाली हैं। अस्पताल के MS समेत 130 के करीब तिब्बी अमले के अफराद भी कोरोना का शिकार हुए, जो मरीजों का इलाज करते करते खुद भी इन वार्ड्स का हिस्सा बने रहे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अगर अवाम का ताउन रहा तो कोरोना का आखिरी वार्ड भी आइंदा चंद रोज़ में खाली हो जाएगा, लेकिन अवाम को ख्याल रखना होगा कहीं ऐसा ना हो ये अस्पताल इनकी बेहतियाती की वजह से फिर से भर जाएं। बड़ी इत्मीनान बख्श ये खबरें हैं कि पाकिस्तान भर में कोरोना के केसेस अब कम होते चले जा रहे हैं, यानी केसेस कम हो रहे हैं। हम शरह अमवात देखें वो भी कम हो रही है, तो हमें बार बार कहना चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस जंग में जीत रहे हैं। कोरोना अब उस तरीके से नहीं फैल रहा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एहतियात करें, कम सही लेकिन बहरहाल एहतियात कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, वो BCG वैक्सीन का तस्करा करते हैं। कोई कहता है कि पाकिस्तान में जनरली लोगों का जो मिट्टी से कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, दैट इज़ द रीज़न कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी साइंसी वजह क्या है? क्योंकि तहकीक तो इस पर हो रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि किरण पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे इतना डिफरेंट हालात नहीं होते, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में कोरोना उस तरीके से नहीं फैला जैसे इंडिया में फैला है। तो रीजंस क्या हैं? पाकिस्तानी इसको कैसे शिकस्त दे पा रहे हैं? तो इसी से मुतालिक हम बात करेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और मुसलसल इस पर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।
सर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, राय क्या है आपकी कि पाकिस्तान में कोरोना उस तरीके से क्यों नहीं फैला जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा केसेस होंगे, पीक पर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिमटा। बहुत शुक्रिया शुएब, बहुत दिनों के बाद आपके प्रोग्राम में, या बल्कि मीडिया में बहुत अरसे के बाद, 2 महीने के बाद मैं आज बैठा हूँ आपके साथ। ये जो सवाल है बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान में जितना पिछले 2 हफ्ते में जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस में फॉल हुआ है, जितनी रफ्तार से नीचे की तरफ आया है, वो उसकी साइंसी वजह क्या हो सकती है। देखिए, एक बात तो यकीनी तौर पे है कि हम कुछ भी कर लें, हम बहुत बड़ी तादाद में हमने लोगों को देखा कि ईद के बाद जब ये फैला था तो उसके बाद लोगों ने SOPs को कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया था। ईद से पहले लोग इसको मजाक समझ रहे थे, तो एक तो एहतियात SOPs को फॉलो करना, लॉकडाउन जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड लॉकडाउन हो गया, स्मार्ट लॉकडाउन जिसे हमारी हुकूमत ने कहा, एक वजह यकीनी तौर पे ये है। उसके बाद जो हमारी जो सोशलाइजेशन जो है अभी तक नॉर्मल नहीं हो सकी, तो वो डिस्टेंस होने की वजह से फैलने की रफ्तार जाहिर कम हो गई, शदीद बीमार लोगों की तादाद कम हो गई। दूसरी एक, हम अपने क्योंकि रिसर्च करते चले जा रहे हैं प्लाज्मा पैसिव इम्यूनाइजेशन के हवाले से, तो हमने देखा ये है कि अप्रैल के महीने में हमने ये देखा कि गवर्नमेंट जितने केसेस बता रही है PCR के जरिए, तो आम आबादी में हमने देखा कि 5% आबादी में वो है कि जिनमें कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, जबकि जो PCR में पॉजिटिव रेट जो आ रहा था उस वक्त वो 2% 3% से ज़्यादा नहीं आ रहा था। मई के महीने में हमने देखा कि ये तादाद बढ़कर 13% पे पहुंच गई है। जून के महीने में देखा 23% पे आ गई है। जुलाई के महीने में हमने देखा जनरल पॉपुलेशन को, तो ये तादाद 38% से लेके 43% के दरमियान मुख्तलिफ पॉपुलेशन सेगमेंट में एंटीबॉडीज आ गई। ये अडल्ट मेल पॉपुलेशन की बात हो रही है। ओके, ये पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। इसमें 3 ग्रुप थे। एक वो जो रेगुलरली जो हेल्दी ब्लड डोनर्स जो ब्लड देने के लिए आते हैं उनको टेस्ट किया गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को चेक किया गया, और हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोफेशनल जो है उनको चेक किया। इन तीनों ग्रुप्स में ओवर 5% से बढ़कर ये 40-45% तक आ गया। अच्छा, ये वो हैं जिनको कोविड की हिस्ट्री या PCR का टेस्ट कभी नहीं हुआ इनका। सर ये बहुत बड़ी बात है सर। आप ये सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं? मैं कराची की बात कर रहा हूं, अभी मैं आता हूं पूरे मुल्क सर, लेकिन कराची की बात में ही अगर मुझे आप इस तरह बता दें, आपने कहा 45%, सर ये तकरीबन 1 करोड़ बनते हैं। 1 करोड़ अफराद में इस वक्त एंटीबॉडीज है कराची में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसलिए कि पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी नहीं है। ओके, ये वो है जो ब्लड डोनर जो रेगुलरली ब्लड डोनर्स आते हैं उनकी बात की है मैंने। इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात की है एक सेगमेंट की, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं 4 अस्पतालों के, उनमें काम करने वाले लोगों की बात की। उनमें ये 40% के करीब कराची के अडल्ट मेल पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज हमने जुलाई के महीने में हमें मिल गई। अब आज ये एक पूरा सर्वे हुआ जो अभी पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन कल ये प्रेजेंट किया गया है। 15,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल अक्रॉस द कंट्री, उनमें एंटीबॉडीज चेक की गई हैं। तो 5,000 हेल्थ केयर वर्कर्स में, यानी 1/3 33% हो गए। 33% में हेल्थ केयर वर्कर्स में ये एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बीमार होके अस्पतालों में आते हैं इलाज के लिए, वो हुकूमत हमारी सिर्फ उनका PCR टेस्ट करके ये बताती है कि इतने लोगों का PCR टेस्ट किया गया और उनमें से इतने 100 लोगों में या इतने % लोगों में PCR डिटेक्ट हुआ है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनको कोविड हुआ, 80% में सिम्टम्स नहीं होती हैं या मिनिमल सिम्टम्स होती हैं। मैं उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी तादाद, इससे कहीं ज़्यादा है जो अस्पताल में गवर्नमेंट का जो डेटा हमें बता रहा है। अच्छा, जो अब काम करने का है वो ये है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब आप कोविड नीचे आ गया तो अब एक तरह का आप कर्व फ्लैट हो गया इसका, और अगले 3 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला ये केसेस जो हैं ये 100 से कम हो जाएंगे। और उसके बाद हम ये सुनेंगे कि ये अब नए केसेस पिछले 4 दिन से रिपोर्ट नहीं हुए, ये अगले 3 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। अब ये टाइम है
कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ये सीरो प्रेवलेंस स्टडी पूरे मुल्क में पॉपुलेशन की मुख्तलिफ सेगमेंट की, रूरल एरिया की, अर्बन एरियाज की, मुख्तलिफ शहरों की, ये 15-20 हज़ार 25 हज़ार लोगों का डेटा इकट्ठा करें तो पता चलेगा एग्जैक्टली कि पूरी पॉपुलेशन का या मुख्तलिफ शहरों में कितने लोग एक्सपोज हुए थे और कितने लोगों ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत बना ली। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें तैयारी करनी है सेकेंड वेव की, जो मुतवक्के है नवंबर-दिसंबर इस साल के आखिर में मुतवक्के है, और नवंबर-दिसंबर तक अगर सेकेंड वेव आती है तो उसकी प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो उसकी प्रिपरेशन में हमें मदद मिलेगी इस डेटा के साथ, और हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि आगे हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं, या अगर हमारी पॉपुलेशन, अगर गवर्नमेंट का किया हुआ सीरो प्रेवलेंस स्टडीज ये बताती हैं कि हमारी पॉपुलेशन का 60-70% लोग एक्सपोज हो चुके हैं, एंटीबॉडीज बना चुके हैं, इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं, तो शायद हमें हर शख्स के लिए वैक्सीन की ज़रूरत शायद ना पड़े उस तरीके से, जैसे कि दूसरे मुल्कों में जहाँ पर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, जहाँ पे अमवात की शरह ज़्यादा है, और जहाँ पे केसेस जो है वो सैकड़ों के हिसाब से हो रहे हैं, और एंटीबॉडी का लेवल जो है वो 2%, 4% या 6% आबादी से ज़्यादा अभी तक नहीं डेवलप हो सका। सर अमेरिका की बात कर लेते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर सर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। वो कोविड को नीचे ले जाने के लिए, पेशेंट्स को कम करने के लिए, लोगों का एक्सपोजर इससे कम करने के लिए वो इसके ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दे रहे हैं। ये अभी बहुत दिन नहीं बीते इसको, ये इसी हफ्ते की खबर है। तो ऐसे ही है सर, बिल्कुल थोड़ा सा आप हमें इस बारे में बताएं। उनको ये करना पड़ रहा है, हमारे यहाँ इसकी नौबत नहीं आई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, या आगे जाके हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? थोड़ा सा वहाँ का भी बताइए और थोड़ा सा हमारा हिसाब किताब भी बताइए, पाकिस्तान का भी बताइए। मैं बता, देखिए सबसे बड़ी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि जब पाकिस्तान में चंद केस थे, सिर्फ 100 भी नहीं हुए थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने ये काम मेरे जरिए से इस मुल्क में कराया कि बल्कि पूरी दुनिया, अमेरिका में भी नहीं पता था कि प्लाज्मा के जरिए इलाज exactly. तो 17 मार्च को मैंने मीडिया पे पहली मरतबा बात की कि भाई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज को जो प्लाज्मा है, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा पैसिव इम्यूनाइजेशन टेक्निक से इलाज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हुआ कि इसका हुकूमत पाकिस्तान ने क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दे के, और वो परमिशन के तहत पूरे मुल्क में इसका ट्रायल हुआ। ट्रायल 350 लोगों को प्लाज्मा लगा, और लगने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिकवरी रेट है वेंटिलेटर पे गए हुए मरीजों का, वो 50% से ज़्यादा, 55% लोग रिकवर हो गए, वेंटिलेटर से बाहर आ गए। और जिनको वेंटिलेटर पे जो लोग नहीं थे, 80% को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो सेहतयाब हुए, घर चले गए। तो ये एक बहुत बड़ी इत्तला है कि, और दूसरा ये कि ये बिल्कुल सेफ साबित हुआ, इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी। हुकूमत ने, FDA ने वहाँ पे क्या किया, अमेरिकन जो FDA है उन्होंने ये किया कि उन्होंने भी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करवाया, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि शिद्दत वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, फैलाव बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम रखा एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम। क्योंकि हर मरीज, हर शख्स जो है वो क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकता, तो उसको इन्होंने ओपन करने के लिए हर मरीज को जिसको कोविड हुआ हो उसके लिए प्लाज्मा लगाने की इजाज़त दी। ओके सर, पाकिस्तान के स्टैट्स आपके सामने हैं इस वक्त, क्योंकि सर जब हमने बात की लोगों को प्लाज्मा लगाया जा चुका है। ठीक सर, मैं पाकिस्तान के स्टैट्स के साथ साथ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से जब हमने बात की तो हमें उनकी गुफ्तगू से ये लगा कि हौसला अफजा नताइज नहीं है प्लाज्मा के इन पंजाब। हमारी ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से बात हुई, जिस वक्त उनके पास पोर्टफोलियो था, उस वक्त उन्होंने कहा कि इसके नताइज अभी इकट्ठे कर रहे हैं, और उनकी गुफ्तगू से भी ये लगा कि इतने अच्छे नताइज नहीं हैं। आप शेयर कर सकते हैं सर, शेयर आप प्लीज़ कीजिएगा। हमारा इस वक्त राब्ता थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आपसे, मैं चाह रहा हूँ दोबारा राब्ता भी आपसे करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, और जब उनसे हम गुफ्तगू करें किरण, तो ये जो उन्होंने रिसर्च हमारे सामने रखी, जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन सामने रखी कि कराची में 40% जो लोग हैं उनमें एंटीबॉडीज़ हैं, मेल एडल्ट पॉपुलेशन। सर राब्ता हमारा बहाल है, प्लीज़ मुझे बताइएगा
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बात की तो लगा हौसला अफजा नताइज नहीं है प्लाज्मा के। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के पास जब पोर्टफोलियो था तो उनसे गुफ्तगू करके यही लगा कि नताइज हौसला अफजा नहीं है। शेयर कर सकते हैं आप पाकिस्तान में इस क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वाकई नताइज हौसला अफजा हैं? मैंने तो अभी बताए तो हैं आपको सर, आपकी आवाज़ कट गई थी। वेंटिलेटर पे गए हुए लोग जिनको वेंटिलेटर पे मोर्टेलिटी पाकिस्तान में इनिशियली 90% थी और जिनको प्लाज्मा लगा उसमें से 55% लोग रिकवर हुए। ओके। और जो शदीद बीमार ऐसे लोग जिनको वेंटिलेटर पे लगा चले जाना था उनको जब प्लाज्मा लगाया गया तो 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी रिकवरी शुरू हो गई और 80% लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, हम अभी भी क्लिनिकल ट्रायल पर ही खड़े हैं फिर भी सर? वो क्लिनिकल ट्रायल तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब उनके फॉलोअप, उन मरीजों का फॉलोअप हो रहा है, उसका डेटा इकट्ठा हो रहा है। What's the next हुकूमत step? पाकिस्तान ने इसको एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क में ले जाने की कोई जहमत नहीं की और उनका ख्याल नहीं बस ये क्लिनिकल ट्रायल है तो बस इसको क्लिनिकल ट्रायल तक रहने दो, इसको जरूरत नहीं है। अमेरिका तो में जब अमेरिका से आती है ऐसी खबर तो फिर उसके बाद में आपने खुद कैसा फील किया कि मैं तो बहुत पहले से कह चुका था? मुझे तो ये लगा कि पाकिस्तान में मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही, लोगों की समझ में नहीं आ रही। एक काली चमड़ी वाला डॉक्टर की कोई बात कर रहा है तो वो जो है उस बात की बात में वजन नहीं है। गोरी चमड़ी वाला अमेरिका से जब ये बात कह रहा है कि भाई ये तो बहुत काम की चीज़ है। और ये आपको इत्तला में बता दूं आपको कि अमेरिकन FDA कन्वेलेसेंट प्लाज्मा को कोविड-19 इलाज मंजूर करने जा रही है। ये और हम अभी तक यही सोच रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल पर ही छोड़ दें। सर, ये सोचने लायक बात है। वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। हम ये समझ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, ठीक, हमारे लोग ये कह रहे हैं। ठीक डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया साथ आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और एक बहुत प्यारी बच्ची से आपकी मुलाकात कराते हैं। नतालिया इनका नाम है। छाई हुई है सोशल मीडिया पर, क्यों? क्योंकि इन्होंने भारतीय प्रोफेसर को 7 सेकंड से शिकस्त दी है। वो रिकॉर्ड जो उनके नाम था वो रिकॉर्ड अब इनके नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 सेकंड्स के फर्क से 7 सेकंड्स के फर्क से किरण पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया और कितनी जल्दी बनाया, कितनी फुर्ती से बनाया। वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे। मुख्तलिफ जुज़ को हाथों से तेजी से बोर्ड पर सजाना आसान नहीं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक एक सेकंड होता है अहम, जिसे 9 साल की नतालिया ने चैलेंज समझकर पूरा किया और सिर्फ 2 मिनट 42 सेकंड्स में पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स सेट करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमने टाइम मैनेजमेंट की, हमने प्लेसमेंट की, उसके बाद हमने जाके रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल ये रिकॉर्ड इंडिया की PhD प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल के पास था, जिसे छोटी सी परी ने तोड़ दिया। नतालिया नजम बचपन से ही साइंसी तजर्बात करने का शौक रखती है, जिसे हर कदम उसकी वालदा की हमायत हासिल है। घर के अंदर प्रैक्टिस रन्स के अंदर शी वाज डूइंग फिनोमेनल, लेकिन वो जाहिर है इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी नर्वस हो गई, बट थैंक गॉड हो गया। I mean, a record broken is a record broken. नतालिया केमिस्ट्री को अपना मनपसंद मजमून बताती है, जबकि बड़ी होकर वो बायोकेमिस्ट बनना चाहती है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। जबरदस्त जी। तो क्यों ना उनसे बात की जाए। हमें ज्वाइन किया नतालिया नजम ने, उनकी वालिदा शीना और वालिद हसन नजम। आप सबको हम वेलकम कहेंगे नया दिन में। और मैं चाहता हूँ नतालिया, हम सबसे पहले आपसे बात करें। नतालिया, आई होप यू आर हैविंग ग्रेट डे। हाउ ओल्ड आर यू? I am 9 years old. You're just 9 years old and you have done this. I'm amazed. Honestly, I'm amazed. Congratulate तो कर दें। Yes, congratulations from Team Naya Din as well. Happy? Thank you. Yep. That's great. That's great. शीना साहब भी साथ मौजूद है हमारे, आपकी वालिदा या नहीं? ओके जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, कैमरा आप पर नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। ये बताइए, सारी मेहनत शीना की है, आप दोनों ने कितनी मेहनत की है खुद? मैंने और मेरे हस्बैंड ने। बिल्कुल, आप बताएं पहले अपना, फिर मैं बेटी के बारे में बात करूंगी।
नहीं जी, ये मैंने तो जाहिर है शी जस्ट 9 years old। ये तो हमने खेल खेल में काम शुरू किया था। Okay. नो आइडिया कि ये किधर तक पहुंच जाएगी बात और ये रैकेट टूट जाएगा। आप वैसे खुद खेल भी खेल में एजाज घर आ गया। आप खुद भी कहीं केमिस्ट तो नहीं है? मैं काश होती लेकिन नहीं हूँ, बट आई जस्ट लव टू लर्न एंड एक्सप्लोर थिंग्स एज वेल। नहीं, लेकिन आप में और हसन साहब आप एक्सपेरिमेंट्स हम इकट्ठे कर रहे होते। ग्रेट, लेकिन आप दोनों में से केमिस्ट्री किसको पसंद थी? मुझे पसंद तो मुझे थी, ओके, बट आई डिड नॉट परस्यू इट आफ्टर प्री मेडिकल। उसके बाद नहीं की, बट क्या कहते हैं, आई रिसर्च्ड अ लॉट अबाउट इट। तो ये खेल खेल हमने शुरू किया था। मुझे जी केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड नतालिया, आई गेस यू लव केमिस्ट्री। Yep. ये इतनी प्रैक्टिस में खामोश ज्यादा रहती हैं। ध्यान था मेरे ख्याल से। ये सारा ध्यान इनका पढ़ाई पे है। वैसे थोड़ी रूटीन शेयर करेंगी नतालिया? इफ यू कैन शेयर योर रूटीन, डेली रूटीन ऑफ स्टडी एंड यू नो एनी एक्टिविटी अदरवाइज। Wake up at around 11, 12. So late due to lockdown. Breakfast. Yeah, pretty Okay, much. cool. And after breakfast, what's next? Brushing my teeth. So sweet and so honest. Going into nitty-gritties actually. नाश्ते की बारी ही नहीं आई। ये मैं ना मम्मी पापा आप दोनों से पूछना चाहूँगी, हसन साहब आपसे भी, शीना आपसे भी, खेल खेल में बच्चे को पढ़ा देना या बच्चे के साथ बैठ के बातें करना, उसके साथ खेलना बच्चे के लिए बेहतरीन लर्निंग यही है, या फिर सर पे उसके खड़े हो जाओ और होमवर्क कराओ, ये सब कुछ? आप लोग हमें थोड़ा सा वो तरीका अपना बताएंगे? बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं अभी। एक्चुअली खेल खेल के अंदर पढ़ाना इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। अब वो जमाना रह नहीं गया कि किताब के अंदर नाक घुसा के बैठे हुए हैं एंड यू जस्ट स्टडीइंग अवे। There's so many ways to absorb information. तो हमने यही खेल खेल में तरीका निकाला और इसको पीरियोडिक टेबल सिखाया, और सिर्फ ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल उसने सीखा, बट शी नोज एवरीथिंग अबाउट द एलिमेंट्स। एंड देन जो वो एक्चुअली उसकी प्लेसमेंट थी, जब हमें पता चला कि जो ये एक्चुअली ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो उसको बीट करने के लिए इट वाज जस्ट लाइक एन एथलेटिक स्पोर्ट। एंड जिस तरह एक एथलीट की ट्रेनिंग करते हैं वेरी वेरी बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ, उस तरह हमने इसकी ट्रेनिंग की। एंड 40 डेज का चैलेंज था। सही। तो 40 दिन 20-25 मिनट पर डे, दैट्स इट। ओके, और इसमें हसन साहब आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही? बिकॉज आपको तो केमिस्ट्री पसंद भी नहीं है, आपने क्या किया? मेरा जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा मेरा इसमें। वो ये था कि बच्ची को माँ से बचा के रखें। इतनी सख्त है वो? मैं काफी सख्त कोच हूँ। ओके। और ये थोड़ा सा समझाएं आप हमें, वो 20-25 मिनट की जो एक पूरी एक्सरसाइज थी, खेल खेल में सीखना और पढ़ना था, उसमें कोई ब्रेक्स नहीं है बीच में? उसके बाद ही है एक वो थोड़ा सा आराम करने के लिए या खाने पीने के लिए? नहीं, एक्चुअली गोल सेटिंग होती थी। मैं इसको एक टाइम देती थी कि आज तुमने ये टाइम मुझे देना है। ओके। और वो जब अगर वो 5 मिनट में टाइम अचीव कर लेती थी तो शी वुड बी डन इन 5 मिनट्स। और so it was very goal oriented studying। ये नॉर्मली घरों में यही हो रहा होता है, लेकिन वो जो गोल होता है ना, नॉर्मली ये होता है कि चॉकलेट मिलेगी, ये कर लो। एग्जैक्टली। ऐसी आपको ना चीजें दी जाएंगी, कोई टॉय, कोई फेवरेट टॉय। तो नटालिया को क्या पसंद है? आप नटालिया को क्या कहती थी? ओके, तो आप कहते अरे क्या आपने थे? क्या छेड़ दी बात। असल में ये जो एलिमेंट्स इसको सिखाए थे वो इसी तरह था, एक डील थी हमारी। Okay, and what was that जब deal? मेरे से कुछ काम पड़ता था तो मैं कहती थी 10 एलिमेंट्स के नाम याद करके आओ। आई थॉट इट वाज अ वेरी हार्ड थिंग आई वाज आस्किंग हर टू डू, बट बड़ी जल्दी सारे एलिमेंट्स के नाम याद हो गए। देन वी रिसर्च मोर अबाउट द एलिमेंट्स। देन आई रियलाइज कि एक 9 साल के बच्चे को इतनी इंफॉर्मेशन हो नहीं सकती और होती भी नहीं है। दैट्स वेयर वी फाउंड आउट कि जी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गॉड। और किसी भी मोमेंट पर आप दोनों को ये बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हमारी बेटी का इंटरेस्ट इसमें नहीं है? उनका इंटरेस्ट भी था, नतालिया का इंटरेस्ट भी था उसमें।
बहुत इसका इंटरेस्ट जी बहुत है। ये घर के अंदर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। मैं अक्सर काम से वापस आता हूँ, मैं देखता हूँ छत के ऊपर कोई चीज़ चिपकी हुई है, कुछ हुआ हुआ है। सो शी हैज़ अ इंटरेस्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स केमिस्ट्री। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि घर के अंदर जब इस चीज़ को कर रही थी तो ये पीरियोडिक टेबल 2 मिनट 14 सेकंड्स में असेंबल कर रही थी। ओके। जब कैमराज लोग और वो सारा कुछ आया, बिकॉज यू नो छोटी है, थोड़ी सी नर्वस हुई, तो तब जाके इसने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया। However, इसने फिर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Natalia, any other record you want to break? What's next in your mind? Well, this was a long process, so we are going to sit off for a bit. But Mama has her ideas. तो मम्मा ही बताएं फिर। मम्मा फिर आप ही बताएं जानवर का क्या बहुत शौक करवाने है। लगे हमारे हैं? पास 4 ऑलरेडी हैं, 3 इसको और मिल गए हैं इसके बाद, इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद। ओके। अभी आराम से। जबरदस्त। ये माशाल्लाह, शेयर तो जबरदस्त। करें कौन कौन से हैं इनके पास? मेरे पास 2 बिल्लियाँ और 2 कुत्ते हैं। मैं 3 और बिल्लियाँ लेके आ रही हूँ, रेस्क्यू कर रही हूँ। ओह जबरदस्त, बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं रेस्क्यू करके। वैसे ये बताएं, इन कुत्ते बिल्लियों के अलावा कोई और जानवर भी चाहती हैं आप घर में रखना? आप कह दें, क्या पता अम्मी अबू हमारे प्रोग्राम में ही आपसे कमिट कर लें और फिर आपको मिल जाए, मांग लें। नहीं 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 Shush. no bad Share the idea. list. I do. Dale, share I the have list. wanted a snake, but Okay, now I am snake? petrified. ओके। No. Finger monkey. Finger monkey, all right. So she said all right. जबरदस्त। और ये गिटार भी है आई गेस आपके पास? किसका शौक है? म्यूजिक का जी शौक गिटार किसको भी है? है म्यूजिक और का पियानो शौक। भी है। ग्रेट। पियानो भी है। कौन प्ले करता है उसको? ये जी मुझे है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी बेटी को भी सिखाऊं। I always love music. वाओ। और बेटी को कितना शौक है? नटालिया, you want to learn music? I actually know how to play the guitar a bit and a bit of the piano. ओके। Like 3 songs. आकाश, हम कह सकते हैं कुछ सुना दें? है ना? कितना अच्छा हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो। केमिस्ट्री से बात शुरू हुई है, म्यूजिक पे जाके म्यूजिक पर खत्म आ हो गई रही है। है। Music actually played a very important part in the training process. और ये कहीं वो जो बैकग्राउंड में गाना बाबा तो नहीं लगाते कर रहे थे, होते जिसकी थे? जो बीट चेंज होती थी। नहीं बट वो जो बीट चेंज थी ना, वो इसको क्यू देती थी कि जी नाउ इट्स टाइम टू पुट द अगला एलिमेंट डाउन। म्यूजिक डिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रेनिंग एस्पेक्ट। वाह। थोड़ा सा बताएं ना इस बारे में, कोई पर्टिकुलर धुन हो कि जो आपको लगता हो कि भाई ये पसंद आ गई है, इसके साथ मैजिक हो सकता है या हो रहा है। एक्चुअली हम ना उसको वो करते थे, स्टॉप वॉच पे टाइम करते थे अलग अलग गाने लगाकर, ताकि उनकी जो बीट चेंज है वो हम देख सकें। हमारा गोल था कि 1 मिनट 1.11 सेकंड के अंदर इसने अगला एलिमेंट रखना है। तो कोई ऐसे गाने हो जिसकी बीट जो है वो 1.11 सेकंड में चेंज हो। तो सबसे ज्यादा जादू किस गाने में, किस धुन में था? और वो गाना जो आप तीनों के दिल के करीब हो, वो धुन जो आप तीनों के दिल के करीब हो, आप लोग फन टाइम में भी उसको प्ले करते हो? थोड़ा सा क्विकली अगर हो जाए। नहीं जी बहुत सारी हैं। चलिए अपनी पसंद की। आपको किसी और प्रोग्राम के अंदर हम जरूर सुनाएंगे, बल्कि मैं बिल्कुल एहतमाम करूंगी इसका। थैंक यू सो वेरी मच। ये बजाती हैं। जबरदस्त। इंशाल्लाह दोबारा आपको दावत देंगे। यू ऑल आर वंडरफुल। नतालिया, थैंक यू सो मच। पेरेंट्स के साथ आप सबका बेहद शुक्रिया। कीप शाइनिंग, यू आर आवर राइजिंग स्टार। चलिए जी, इनके साथ तो बात हुई, एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। स्टे विद अस, कहीं मत जाइएगा। नया दिन में नए सिरे से खुश आमदीद। हम एक वाक़या आपके सामने रखते हैं, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची का इलाका, यहाँ पर एक वाक़या रिपोर्ट होता है। दिल दहल जाए ये कार्रवाई सुनकर, और उसके बाद आपको अल्लाह की कुदरत पर और यकीन आए मुआज़ा देखकर। मंजूर कॉलोनी में मुबैना तौर पर एक छोटी सी बच्ची को घर की दूसरी मंजिल से ज़मीन पर फेंका गया। समाजी कारकुन ये कहते हैं कि 35 बरस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी ऊंचाई से किसी इमारत से कोई गिरा हो और बचा हो। ये मासूम फूल, इसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी।
तो ये सारे का सारा मामला, इसके सारे पहलू, इन सब पर आज हम बात करेंगे। लेकिन ये वाकया था क्या, इसी सब के ऊपर हम पहले तफसील हासिल करेंगे। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद रहमान खान, ये वाकया ऐसा है कि सुनकर यकीन नहीं आता, लेकिन ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, ये मामला है बलोच कॉलोनी के थाने की हदूद का। मंजूर कॉलोनी आफरीदी रोड है, जहां पर ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था। सुबह 4:30 बजे से 5 बजे के दरमियान एक बच्ची जो है लोगों को ने देखी, इलाका मकीनों ने देखी कि वो सड़क पर दुकान के एक छज्जे पर जो है वो है और रो रही है, चिल्ला रही है। इसी दौरान वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे उनमें से एक शहरी रुका और उसकी जानिब से जो है वो टेलीफोन कॉल की गई चीपा के रज़ाकारों को और पुलिस 15 को। दोनों ही जो है वो इदारे वहाँ पर पहुँचे हैं, चीपा के रज़ाकार पहुँचे हैं, पुलिस की 15 की मोबाइल वहाँ पर पहुँची है। इस मामले की तहकीकात करनी शुरू की पुलिस ने। 15 के जो रज़ाकार वहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने उस दुकान के शेड से उस बच्ची को उठाया और उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया। उसकी आँख पे स्वेलिंग जो है वो काफ़ी हो चुकी थी। अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसका मुआयना वहाँ पर हुआ तो उसको तंदुरुस्त करार दिया। उसको ये कहा कि उसको मज़ीद जो चोटें अगर आई हैं तो उसके हवाले से मज़ीद जो है वो उसके कुछ टेस्ट वगैरह किए जाएंगे या स्क्रीनिंग जो है वो उसकी की जाएगी। लेकिन इब्तदाई तौर पर उसको तिब्बी इमदाद फराहम की गई और फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। जहाँ तक बात है पुलिस की, पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो वहाँ से एक खातून और मर्द वो जो है वो जा रहे थे, जिसमें खातून की उम्र 18 साल है और मर्द की उम्र तकरीबन 45 साल से ज़ायद है। वो वहाँ से जा रहे थे, उनको रोका गया, उनसे पूछा गया कि क्या आप इस मामले से के बारे में कुछ जानते हैं। तो उन्होंने कुछ मशकूक बयानात दिए, जिस बिना पर पुलिस को शक भी हुआ कि ये इसी इलाके के रिहायशी हैं, बिल्कुल इनका ऊपर ही दूसरी मंजिल पे जो है वो घर है। तो फिर इनसे मालूमात मज़ीद ली गई तो इस बात का एतराफ़ उन्होंने कर लिया कि वो जो शख्स थे उन्होंने ये बताया कि जो उनके साथ बेटी उनकी है उसकी उम्र 18 साल है और उस बच्ची के गैर शादीशुदा थी वो, और उसके घर पे औलाद हुई और इस औलाद को काफ़ी जो है वो इस तरह उसकी पैदाइश अमल में लाई गई कि किसी महल्लेदार को इसका इल्म नहीं था इस पूरे मामले का। सुबह 4 बजे के करीब उस बच्ची की पैदाइश जो है वो घर के अंदर घर नंबर 42 है गालिबन, वहाँ पर जो है वो उस बच्ची की पैदाइश अमल में आई सुबह 4 बजे के करीब। और चंद घंटों के बाद ही उसको इस तरह घर की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया, जो कि आके शेड पे गिरी और अल्लाह ताला ने उसको बचाना था इसलिए वो शेड पे आके गिरी। अगर वो ज़मीन पे गिरती तो हमारी रमज़ान चीपा से भी बात हुई है, जिसके बाद जिन्होंने उस बच्ची को अभी टेक केयर कर रहे हैं उसको अपने हवाले कर लिया है, अपने पास जो है वो रखा हुआ है। तो वो ख़ुद ये बात बोलते हैं कि जी अगर ये बच्ची ज़मीन पे गिरती तो बच नहीं सकती थी। तो एक बड़ा अजीब सा मामला था। वालिद ने इस बात का एतराफ़ किया कि बिल्कुल उनकी बेटी के यहाँ ये एक बच्ची की पैदाइश हुई, जिससे उन्होंने पूरे माशरे से छुपा के रखा इस बच्ची को और फिर चंद घंटों के बाद ही उसको घर से नीचे फेंक दिया। साथ ही साथ वो ये भी बताते थे कि वो ख़ुद भी इस जुर्म में शरीक हैं, यानी कि उस बच्ची को फेंकने में ख़ुद भी शरीक हैं। बलोच कॉलोनी थाने का ये तमाम तर मामला था। बलोच कॉलोनी पुलिस ने इस पे ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया, उन दोनों बाप बेटी को, कि कैसे इन्होंने इस तमाम तर मामले को ना सिर्फ छुपा के रखा बल्कि बच्ची की इस तरह जान लेने की कोशिश की। जहाँ तक बात है कि वो खातून गैर शादीशुदा थी और उनके घर पे बच्चे की विलादत हुई, तो उस पर जो है वो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार का नाम भी बताया है कि उनके साथ उस औरत के ताल्लुकात थे, जिसके बाद ये बच्चा जो है बच्ची की पैदाइश जो है वो हुई है। इस तरह के वाक़यात कराची में कोई ये पहला केस नहीं था कि इस तरह बच्चों का सड़क से मिल जाना या नामौलूद बच्चों की लाशें सड़क से मिलना। हमारी चीपा से भी बात हुई है, हमारी ईदी से भी बात हुई है, ये 2 NGOs ज़्यादा काम कर रही हैं इस हवाले से। तो ईदी ये बताती है कि तकरीबन ईदी फाउंडेशन ये बताती है हमें कि 10 के करीब हर माह जो है वो लाशें मिलती हैं नामौलूद बच्चों की, जो कि चाहे नालों से मिले, कचरा कुंडियों से मिले, उनको जानवरों ने खाया होता है, उन पे तरह तरह के कीड़े चल रहे होते हैं। लेकिन इस तरह मुख्तलिफ जगहों से 10 के करीब उनका ये कहना है कि नामौलूद बच्चों की लाशें मिलती हैं। इसी तरह चीपा का भी यही कहना है कि 8 के करीब जो है वो उनको हर माह ऐसे नामौलूद बच्चों की लाशें मिलती हैं। जहाँ तक बात है ज़िंदा बच्चों के मिलने की, यानी कि दोनों ही NGOs की जानिब से झूले भी लगाए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो चीपा का ये कहना है, चीपा वेलफेयर का, कि तकरीबन 2 से 3 बच्चे जो है वो उन्हें हर महीने जो है वो मिलते हैं। इसी तरह ईदी 2 से 4 की फिगर जो है वो कहता है कि 2 से 4 बच्चे हर महीने उन्हें इस तरह जिंदा हालत में झूलों से जो है वो मिल जाते हैं। जी
अहमद रहमान खान, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में तफारे थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अब हम ज़रा कोशिश करेंगे इसके समाजी पहलुओं का जायज़ा लें, सारे मामले के, इसके नफ्सियाती पहलुओं का जायज़ा लें। मारवी अवान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं आप, डायरेक्टर वुमेन प्रोटेक्शन सेल हैं, बहुत शुक्रिया आप हमको ज्वाइन कर रही हैं। आपसे भी बात करेंगे। समाजी कारकुन आलिया सारिम हमको ज्वाइन कर चुकी हैं, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, बल्कि गुफ्तगू का आगाज़ ही आलिया सारिम साहब आपसे कर लेते हैं। आलिया साहब, एक तरफ तो ये एक वाक़या, दूसरी तरफ समाजी रवैया, हम मुश्किल को मुश्किल तर कर देते हैं, ये भी एक मसला है। वालिदैन उमूमन ये देखा है कि बच्चे के वो बदतमीज़ी करे, बदलिहाजी करे, पूरे मोहल्ले के साथ में बदतमीज़ी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वालिदैन पर्दे डालते रहते हैं। ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें एक तो ये कि एक मामला हो गया, फिर दूसरे ये कि अब जान छुड़ानी है और एक मासूम सी बच्ची को ऊपर से उठा करके नीचे फेंक दिया। ये माँ ने किया, किस दिक्कत के साथ किया होगा, आसानी के साथ नहीं किया होगा, वो सारे का सारा पीरियड कैसे गुजरा होगा, ये नाना के दिल से हो गया, कैसे हो गया, ये कितना दहला देने वाला वाक़या है दिल को। आप बिल्कुल सही कह रही हैं किरण कि हैं तो वो नाना, वो कुछ भी कर लें, उनका रिश्ता उस बच्ची से नाना का ही है। और जब वो अपनी बेटी को नाजायज़ सपोर्ट भी कर रहे हैं, नाजायज़ इस सूरत में कि बच्चा तो जायज़ या नाजायज़ नहीं होता, बच्चा फरिश्ता होता है, लेकिन वो अपनी बेटी को तो बहरहाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो गलती हो गई उसको भी कवर कर रहे हैं। ये कैसा दिल था कि अपनी बेटी को तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और नवासी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो रवैया है जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जब ये नाना हैं या इनकी बेटी हैं, जब उन्हें पता है कि कराची में इतने सारे इदारे हैं, ये जो इदारे ईदी साहब का नाम है, छिपा साहब का नाम है, सारिम बनी ट्रस्ट का उसमें नाम है, और भी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो इन बच्चों को अपनी आगोश में अपने पास लेते हैं और उन्हें बेहतरीन ज़िंदगी के लिए, अडॉप्शन के लिए देते हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जाकर भी बेहतरीन ज़िंदगी पाते हैं। तो ये किसी सूरत, ये गलती, ये गुनाह, वो बच्ची बेकसूर है, बेगुनाह है जो इस दुनिया में आई है, मासूम, लेकिन बाकी जो शख्स इस काम में मुलव्विस है, इसकी जान लेने में मुलव्विस है, वो सब गुनाहगार हैं, वो सब मुजरिम हैं, वो सब सज़ा, उन सबको सज़ा होनी चाहिए। और उसके साथ मैं उन बच्चियों से भी बात करती हूँ कि बारहा आपके चैनल पर, सारे चैनल्स पर जब हम बैठकर बात करते हैं, जब हम बच्चियों को कहते हैं कि संभल कर रहो, जब हम बच्चियों को कहते हैं कि अपने ताल्लुकात नामहरमों के साथ ना बनाओ, उस वक्त बच्चियां हमें ही दुश्मन समझती हैं। उस वक्त बच्चियों को लगता है हम उनकी आज़ादी में हायल हो रहे हैं। ये आज़ादी नहीं, ये तबाही है। अब ये जो खातून, ये जो बच्ची 18 साल, इसकी क्या उम्र है, ये इसके अपने खेलने के, ये इसके अपने मतलब खेलने के, उस जिंदगी को एंजॉय करने के दिन है। उस जिंदगी के उस हिस्से में ये खुद इतनी बड़ी मुसीबत में ये बच्ची खुद फंस गई है, ये माँ खुद फंस गई है। अगर इसने, और जो बच्चियां जो इन उम्र की हैं और जो इस सारे मराहिल से गुजर रही हैं, वो समझ लें इस एक वाक़े को भी अगर इतना खुल के हम बयान कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दरअसल हम अपने मुल्क, अपनी कौम की उन बच्चियों को बचाना चाह रहे हैं कि बेटा आज़ादी इसको नहीं कहते, इसको तबाही कहते हैं। आज उस बच्ची का हाथ जल गया जिसने इसे जन्म दिया, उस माँ का हाथ जल गया। खुदारा तुम इस आग में, इन दहकते हुए अंगारों से मत खेलो। ये जो मर्द और औरत का रिश्ता है, जब तक ये निकाह के बंधन में नहीं बनता, ये अजाब होता है कि अगर हम उनसे तन्हाई में मिलें या तन्हाई में हम उनके साथ वक्त गुजारें। कब गुनाह, कब शैतान, कब अपनी गिरफ्त में लेता है, कब इस किस्म के नतीजे निकलते हैं, पता भी नहीं चलता। और मैं इस माँ से ये कहती हूँ कि अगर ये गुनाह हो भी गया था तो इसके पास बहुत सारे हल थे। एक तो अगर ये पसंद करती थी किसी को, भाभी मैं यही पूछना चाह रही थी, सारिम बनी ट्रस्ट में एक माँ रोती बिलखती आती है अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर कि इसकी कोई जेंडर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ के साथ में आपको दे रही हूँ, इन 4 महीनों में वो मुझे बिल्कुल अभी इसी महीने की बात है कि सारिम बनी ट्रस्ट में आती है, एक माँ आती है, वो कहती है मैं सोसाइटी के आगे हार गई, मेरा दिल किरची हो गया, मैं अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगा के नहीं रख सकती। ये इस माँ के लिए भी तकलीफ दे रहा होगा, इस तकलीफ को इसने खुद ही दावत दे दी, इसको नहीं करना चाहिए था। किरण, माँ के लिए बहुत तकलीफ दे होता है, मैं बताऊं, क्योंकि मेरे पास ये नौमौलूद बच्चे आते हैं, जिनके पास भी औलाद जो जानते हैं, नौमौलूद बच्चे के जिस्म से ना एक बहुत बहुत मसूरकुन किस्म की खुशबू आती है, जो कई महीने, समझे को 1.25 महीने तो वो रहती है, उसके बाद भी आती है।
उस खुशबू को कोई भी माँ पहचान सकती है। इसी तरह वो मासूम फरिश्ता माँ की खुशबू को पहचानता है। वो 9 महीने जिस कोख में रहा होता है वो उस खुशबू से, बल्कि वो उसके दिल की धड़कन के साथ साथ चलता है। आप देखें जब छोटा बच्चा होता है वो रोता है तो हम उसको थपथपाते हैं, हम उसको हिलाते हैं। वो झूले होते हैं जो उसने माँ की कोख में लिए होते हैं। जैसे ही माँ उसको वो झूले देती है उसको सुकून आता है, उसका रोना बंद हो जाता है, उसकी तकलीफ बंद हो जाती है। और जो मदर फीड के बच्चे हैं, हम जिस वक्त अपने लड़कों को जाके उनकी सरकम कराते हैं वो उस वक्त उनके लिए बहुत तकलीफ का लम्हा होता है। लेकिन यकीन जानिए जब उस अमल के बाद माँ उसको अपने सीने से लगाती है और मदर फीड का बच्चा माँ के करीब आता है, वो उतने बड़े जख्म को भी भूल जाता है। वो माँ के साथ रह के समझता है मैं महफूज हो गया। तो इस माँ के लिए, इस बच्ची के लिए, दोनों के लिए बहुत तकलीफ दे मरहला रहा होगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये पहला वाकया तो नहीं है, अल्लाह करे आखिरी हो जाए। मैं समझती हूँ कि जो बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हैं, और एक बात और, मैं एक मशवरा मेरे जहन में एक बात है, करती भी हूँ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मैं बाकायदा सेमिनार्स और ये चीज़ें करती हूँ जिसमें मैं बहुत एहतियात से बात करती हूँ कि हमारे वो तलबा समझ भी जाएं कि हम उनको कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहे, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए, इस कैंपेन को बढ़ाना चाहिए कि हम अपने बच्चे बच्चियों को समझा लें। साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तन्हाई मुयस्सर आनी चाहिए, साथ जॉब करने का मतलब ये नहीं है कि तन्हाई मुयस्सर आनी चाहिए। मर्द और औरत को बगैर किसी रिश्ते के तन्हाई मुयस्सर आनी ही नहीं चाहिए। और मैं उन बाप को भी कहती हूँ, माँ को भी एक बात बस और कहने दीजिएगा कि अगर आपका लड़का या लड़की किसी को पसंद करता है और उसको शरीक हयात बनाना चाहता है तो खुदारा उन्हें रोकिए नहीं, उन्हें इस किस्म के रास्तों की तरफ चलने ना दीजिए। अगर वो आपकी बात सुनते हैं तो मान जाइए, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते उन्हें निकाह के बंधन में बांध दीजिए। कम से कम हर चीज को अच्छे तरीके से उसको एंड तक तो पहुंचाइए। आलिया साहबा, एक मामला और भी है। मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो शख्स है जो रिलेशन में थे वो इनके क्लोज फैमिली रिलेटिव हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, वो आते रहे और ये सब कुछ थोड़ा बहुत इसी तरफ से, यानी थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर भी देना होगा कि आप अपने घर में इनवाइट किसको कर रहे हैं। और वो छोटे बच्चों से लेकर वो ज़ाहिर एज ब्रैकेट इसका बच्ची का ये भी 18 साल की है, ये देखना पड़ेगा और ये माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता कि हमने इनवाइट किसको किया अपने घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बाप, मैं समझती हूँ कि ये बाप अपनी बेटी का बहुत बड़ा सपोर्टर है। देखिए किसी की जान लेना, कातिल बन जाना जो अल्लाह ने नहीं बनने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बज़ाहिर जो नजर आ रहा है कि बाप और बेटी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, ये एक दूसरे के साथ शामिल है। तो फिर बाप को कैसे इतने अरसे पता नहीं चला कि उसकी बेटी किस तरफ जा रही है? और जब इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि बाप गुनाह में उस बच्ची के कत्ल में इसके साथ शामिल हो सकता है, तो क्या ये अपनी बेटी को सत रोकता तो ये बच्ची क्या रुकती नहीं? और अगर ये बच्ची रुकती नहीं तो क्या बाप के पास अख्तियारात नहीं थे, शादी कर देता? या इवन एक चीज मैं कहना नहीं चाह रही लेकिन कह देती हूँ कि अगर इतनी बड़ी मुश्किल आ जाए कि आप लड़के लड़की को ना समझा सके, नहीं करनी चाहिए। कोर्ट मैरिजेस आमतौर से नहीं चल रही होती हैं, लेकिन इस गुनाह से तो बेहतर था, हर चीज बेहतर थी, इससे तो सब कुछ बेहतर था, इससे तो सब कुछ बेहतर था। प्लीज साथ रहिएगा। मारवी भाभी ने ना, आलिया साहबा ने ना बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि माँ के लिए बच्चे को छोड़ना और नौमौलूद बच्चे को छोड़ना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, ये बहुत तकलीफ के साथ हुआ होगा। आप चूँकि लोगों से मिलती भी रहती हैं, ये मामला देखती भी रहती हैं, प्रेगनेंसी वाला सारा टाइम और फिर उसके बाद में ये दिल खराश फैसला, वो नाना का हो, माँ की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये खुद कितने टेंशन में इस लड़की ने सारा टाइम गुजारा होगा। ये ज़रा हमारी बच्चियों को समझाने की ज़रूरत है, लड़कियों को समझाने की ज़रूरत है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। किरण, ये जो भी मामला हमारे सामने आया है कि बहुत अफसोसनाक है, लेकिन मैं ये बात आप सबको बताती चलूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। ये चीज़ें मीडिया पर नहीं आती हैं, इदारों तक रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन अनरिपोर्टेड अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो रही होती हैं, इलीगल अबॉर्शन हो रहे होते हैं। और ये क्यों हो रहे होते हैं? हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर में कंप्लेंट्स आती हैं लड़कियों की कि वो ब्लैकमेल हो रही हैं, वो ट्रैप हो जाती हैं इस तरह के रिलेशनशिप्स में जिसमें फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाते हैं शादी के हवाले से, जिसमें आपकी कोई किसी के पास आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई पिक्चर्स इस तरह की सेंसिटिव, पहला कदम इम्पोर्टेंट है। लिए आपको आपको पहला कदम इम्पोर्टेंट है। तकलीफ उठा लें, लोगों के सामने मेरी बात चली जाएगी, मेरे बारे में पता चल जाएगा, वो बहुत बेहतर है।
इस कदम Right. से, किरण, इस तकलीफ इस से? तरह से है कि बिल्कुल इस तरह से है कि बच्चियां ट्रैप क्यों होती हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रही हूँ Please. कि चलें वो ट्रैप हो गई, उसकी वजूहात ये हैं कि जी फॉल्स प्रॉमिसेस हो गए शादी वगैरह की, या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास आ गई है तो उनको जी ट्रैप किया जा रहा है। अब करेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई है, एक क्लिक के जरिए हर कोई हर किसी से कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली हमारा जो प्रोटेक्टिव शेल होता है वो हमारा घर है। जब हमारे घर में सही कम्युनिकेशन बच्चियों के साथ नहीं की जा रही है, छुपाओ और इस तरह के अभी भी इस वक्त भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, न जाने कितने पेरेंट्स ने टीवी बंद कर दी होगी कि उनकी बच्चियां ये देखें भी नहीं कि इस तरह का कोई वाकया हुआ है। ऐसे नहीं करना है, हमें अपने बच्चियों को बिठाकर समझाना है जो सोसाइटी की रियलिटीज हैं, जो क्राइम के टाइप्स हैं, जिस तरह बच्चियां ट्रैप हो रही हैं, हमें उनको बताना है। मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट चैनल कि वो बच्चियों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। जैसे आलिया भाभी ने अभी बताया कि जो है जाकर ये जो टीन एज बच्चियां हैं इनसे बात करें, इनको समझाएं। तो भाभी के साथ मैं भी इनवाइटेड रह चुकी हूँ काफी यूनिवर्सिटीज में। हम जाते हैं, हम बात करते हैं और हम बहुत एहतियात से बात करते हैं क्योंकि माशरे में एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि इन चीजों को खुल के बात की जाए। और जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे हम इन चीजों सारा को फोकस नहीं कर सकते। सारा फोकस ये क्यों है? बच्चियों को समझाना है, बच्चियों को बताना है। ये बात क्यों डिस्कस नहीं हो रही कि बच्चों को भी समझाना है, लड़कों को भी बताना है, उनकी तरबियत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे और बच्चियों दोनों को हमें बताना है कि क्या हमारा मजहब कहता है, लिमिटेशंस जरूर है और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। और यहाँ पर जो वाकया हम देख रहे हैं इसमें देखिए सिचुएशंस बहुत सारी हैं। अगर वो लड़की बच्चे को मारना ही चाहती तो वो अबॉर्शन करवा सकती थी, सुसाइड कर लेती, खुद भी मर जाती, बच्चे को भी मार देती। लेकिन उसने जन्म दिया, वो घर तक लेकर आई, उसके बाद इस तरह की कोई सोसाइटी के प्रेशर की वजह से झगड़े हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, जो उन्होंने गुस्से की सूरत में या तो किसी ने बच्चे को फेंका है या तो माँ ने फेंका है। ये फैक्ट्स एंड फिगर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, चीजें जरूर हमारे सामने आएंगी। लेकिन वही बात है कि इदारे बने हुए हैं, शेल्टर होम्स बने हुए हैं, आप बच्चों को ना मारे। बच्चा मासूम है। भाभी की बात वही कि बच्चा तो फरिश्ता है, उसके साथ ज्यादती नहीं करे, अपनी गलती का खमियाजा उसको नहीं करे। उस मासूम को क्यों मिले किसी के भी गुनाह की सजा। मारवी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थी। आलिया सारिम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थी इस सिलसिले में। प्लीज भाभी प्लीज कह दीजिए। अच्छा किरण, सिर्फ एक बात मैं कह दूं। देखिए मैं इसका सिर्फ कानूनी एंगल में निकालना चाहूंगी कि हमारे पास जो अभी शोएब ने भी बात की, हमेशा कहा जाता है कि लड़कों को क्यों नहीं समझाता। शोएब, मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में लड़कों की हुक्मरानी है। देखिए जहाँ पे वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, आप बाहर के मुल्क भी ले लीजिए, वहाँ भी जो मर्दों की एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, औरत को एक आसानी है कि उसको कानूनी रसाई है, उसको इंसाफ मिल जाता है। लेकिन मर्द किसी हवाले से औरत को सप्रेस कर रहा उसका होता है। जिम्मेदार आलिया भाभी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार एक औरत है। वो माँ जिम्मेदार है जो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करती है, वो बहन जिम्मेदार है जो अपने भाई को प्रोटेक्ट करती है। वो जिम्मेदार औरत है। शोएब नहीं शोएब, देखिए मैं आपसे इख्तिलाफ तो नहीं करती, आप सही कह रहे हैं कि परवरिश में वो एंगल आना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक साइकी बताऊं, औरत के अंदर ना एक मतलब वो किसी के अंदर ये देखती है कि कोई इसको प्रोटेक्ट कर लेना, यानी अगर कोई इससे वादे मुआहदे भी कर ले। मैं अगर इस एंगल पे बात करूं कि निकाहनामा नहीं है, औरत कैसे, मैंने कितनी बच्चियों को देखा, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने कहा हमने कबूल कर लिया तो निकाह हो गया, तो निकाहनामा का है। तो हमारी बच्चियां उस तरफ ना जाएं। और मर्द जो है ना, मर्द इस तरह से ये जो बच्चियों को बहका, लड़के ये अच्छे नहीं जो बुरे हैं, जो बहका देते हैं कि हमने तुम्हें कबूल कर लिया, तुमने हमें कबूल कर लिया, हमारा निकाह हो गया। इस दौर में निकाहनामा चाहिए। कोई बच्ची बगैर निकाहनामे के करने की जरूरत है, कबूल ना करे। और दूसरी बात है, औरतों को इसलिए बचना चाहिए। इस दौर में भी औलाद को पैदा कौन करता है? औरत। अगर मर्द और औरत दोनों गुनाह में शामिल थे, सोसाइटी ने नहीं, किरण सोसाइटी ने सजा किसको दी? औरत को दी। यही गलत है। सजा तो औरत को मिली। इसी मैं आप
देखो मेरे भाई शोएब, देखो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बच्चियां अपने किरदार को बहुत मजबूत कर लें। जब उनका किरदार मजबूत होता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें उनकी जगह से हिला नहीं सकती। औरत की मजबूती उसका किरदार है, वो मर्द को बहुत अच्छी तरह डील कर सकती है अगर अपने आप को इस हवाले से महफूज कर ले। मर्दों को ट्रेन करने की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन मैं क्योंकि वो टॉपिक जरा से इररिलेवेंट उधर जाना नहीं चाह रही, लेकिन मर्दों की जो एक साइकी है, बायोलॉजिकल भी जो उनकी एक साइकी है, वो औरत से मुख्तलिफ है। औरत आमतौर से वन मैन शो होती है, वो एक ही मर्द के गिर्द घूमती है। मर्द एक औरत के गिर्द आमतौर से, अच्छे मर्दों की बात नहीं करी, मर्द आमतौर से एक औरत के गिर्द नहीं घूमता। सिर्फ पाकिस्तान का मर्द नहीं, पूरी दुनिया का मर्द। तो जब हालात ये होंगे तो हमें औरत को ये बताना पड़ेगा कि इन लोगों से तुम्हें बचना कैसे और बचना नहीं बदलेगी। हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों साथ ही इस सिलसिले में बात कर रही थी। आज आके किस्सा वही है, टेक्नोलॉजी हो या नहीं हो, खातून को कितने भी प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा हो, वो पहला कदम इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये कि आपके किए की सज़ा खुद आप तो भुगत रही हैं, आगे और कौन भुगत रहा है ये देखें। बहरहाल इस केस के बारे में अभी बहुत कुछ आना सामने बाकी है। जैसे जैसे मामलात आते रहेंगे हम बताते भी रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, एक और टॉपिक आपके सामने रखते हैं। वो टॉपिक है महंगाई का। जून में महंगाई कितनी थी, जुलाई में महंगाई कितनी थी और अब अगस्त में क्या होगा? क्योंकि होता यह है घरेलू बजट आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोच रखा है कि आप 3-4 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे सब्जी फल में, लेकिन एट द एंड होता है कि वो 20 तारीख में ही आपके वो पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर अगले 10 दिन आप सोचते हैं कब करना है क्या। हर महीने की कहानी है, हर महीने की कहानी है। किरण, इसमें भी सोचने की जरूरत यह है कि अगर आपको ये पहले से मालूम हो जाए कि अच्छा इस महीने टमाटर महंगा होगा, तब सोच लें इस महीने टमाटर का इस्तेमाल या तो कम करना है या तो नहीं करना, दही का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, जब मालूम था कि बड़ी ईद आने वाली और हर साल की तरह पाकिस्तान में होता यही है कि बड़ी ईद जब आती है तो ये धनिया, सब्ज मिर्चें, टमाटर, अदरक, लहसुन ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। ये बारबेक्यू और कबाब, इस सब के लवाजमात सब महंगा। तो उसका हल ये होता है कि आप थोड़ा टाइम पहले थोड़ा टमाटर फ्रीज कर लें, है ना, आप कर पाते हैं ऐसे। कर लें, ये करना चाहिए। महंगाई का जो घोड़ा है बेलगाम है। ये दिन में हम तारे इसीलिए देख लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जब हम कुछ लेने जाते हैं सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, जेब खाली हो जाती है। फैसलाबाद लेकर चलते हैं कि वहाँ पर महंगाई कितनी है। आम, सेब, आलू बुखारा और दीगर फल शहरों की कुव्वत खरीद से कितने बाहर हुए हैं, ये हमें बताएंगे। हमें ज्वाइन किया उस्मान सिद्दीक ने। उस्मान, यूँ तो आप सारे फलों का बताएगा, लेकिन प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए आम से, क्योंकि इस वक्त आम है और बहुत आम है मार्केट में। जी बिल्कुल, महंगाई आवाम की जान को बनाई है। अशियाए ज़रूरिया समेत सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो सीज़न के फलों के दाम भी आवाम को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। फलों का बादशाह आम जो हर सीज़न में 60 से 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त होता है, इस सीज़न में उसकी कीमतें 120 से 150 रुपये किलो तक रहीं। अब गुज़िश्ता 15 दिनों में आम की कीमतों में 50 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा हो चुका है। जबकि दूसरे फलों की बात करें तो आलू बुखारा 180 रुपये इजाफे के बाद गुज़िश्ता 15 दिनों में 300 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। जबकि सेब, जिसकी अभी सीज़न में एंट्री हुई है, उसकी दाम भी 120 से 150 रुपये किलो तक हैं। शहरी परेशान हैं कि शायद ज़रूरिया की चीज़ें, फल किस तरह से ख़रीदें, क्योंकि हर दुकानदार का मनमाना और अपना रेट है। जबकि यहाँ पे ना तो कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इन्हें चेक करती हैं, ना ही किसी ने लिस्टें अवेज़ा की हुई हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पे ठेला फरोश हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, वो ये कहते हैं कि चीज़ें मंडियों से महंगी आती हैं। फ्रूट सीज़न में जो सस्ते होते थे अब वो महंगे मिलते हैं, तो वो यहाँ पे किस तरह से उनको सस्ता कर रहे हैं। इन दुकानदारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि फल महंगे होने की वजह यह है कि मंडियों में जब बोली लगती है तो उनके दाम वहीं पे बढ़ा दिए जाते हैं। इसलिए ज़िले इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वहाँ पे कार्रवाइयाँ करें ताकि मंडियों से चीज़ें सस्ती मिले, तो ये लोग यहाँ पे आके आवाम को सस्ते दाम फरोख्त कर सकें। जी शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। अब जरा बात कर लेते हैं हम अंडे की। अंडा भी महंगा हुआ। सरकार ने अंडे की फी दर्जन कीमत मुकर्रर की है 82 रुपये, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पर यह फरोख्त हो रहा है। कराची में अंडे का रेट क्या है, ये हमें बताएंगे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद। जब बिल्कुल, मैं आज आपको एक अंडे के साथ नजर आऊंगा और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मुझे अंडा तलना है या अंडा उबालना है, बल्कि बात इतनी सी है कि बहुत छोटा सा नजर आने वाला ये अंडा भी इस वक्त महंगा है और ये इसकी एक मसनूई शॉर्टेज कराची में पैदा की जा चुकी है। और जब इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो उसकी बड़ी दिलचस्प वजह मालूम है। सरकार ने इसकी कीमत मुकर्रर की है 82 रुपये दर्जन। कमिश्नर कराची साहब की जो रेट लिस्ट है उस पर इसका रेट है 82 रुपये फी दर्जन। लेकिन जिस तरह
आपको दूध 94 रुपए लीटर पे नहीं मिल रहा है, इस तरह ये भी नहीं मिलता। इसका रेट इस वक्त चल रहा है 132 और 140 रुपए के दरमियान। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूरत हाल है। गरीब इलाकों में 130 रुपए दर्जन है और जो ज़रा पौश इलाके हैं वहाँ 140 रुपए दर्जन भी ये फ़रोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता साल अगर हम बात करते हैं अंडे की कीमत की, तो गुज़िश्ता साल आमतौर पर जो खुले बाज़ारों में जिसकी कीमत थी वो 85 से 90 रुपये फ़ी दर्जन थी, लेकिन इस वक्त ये अंडा 132-140 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। उसकी जो वाहिद वजह है वो ये बताई गई है कि डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप ताकतवर अशिया खाएं, ताकतवर चीज़ें खाएं, अपनी खुराक बेहतर करें। तो उस खुराक को बेहतर करने के लिए एक तजवीज़ ये भी दी गई कि अंडा जो है वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, लिहाजा अंडे की मांग बढ़ गई और जब हमारे यहाँ किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत को भी पर लग जाते हैं। तो ये अंडे का फंडा भी यही हुआ कि इसकी कीमत को लग गए हैं पर, और इसकी खबर नहीं है हमारे कमिश्नर कराची को। बिल्कुल इसी तरह कि 82 रुपये का अंडा 130 या 140 रुपये मिल रहा है और जिस तरह दूध 94 रुपये की उसकी कीमत मुकर्रर की थी, लेकिन कमिश्नर साहब जरा बाहर निकल के देखिए कि दूध किस कीमत में फरोख्त हो रहा है। जी, मुल्तान में एक माह के दौरान चीनी की कीमत में 20 रुपए किलो तक का इजाफा हुआ। 75 मिलने वाली चीनी की कीमत 95 रुपए हो गई। समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच इसी बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान की अगर बात की जाए चीनी के रेट के हवाले से, तो चीनी का जो रेट है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। सिर्फ एक माह के दौरान अगर बात की जाए तो चीनी में जो इसके रेट में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 20 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया है। एक माह कबल जो 75 रुपये किलो में मिलने वाली चीनी थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 95 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं उनका यही कहना है क्योंकि उनको पीछे से चीनी महंगी मिल रही है तो वो चीनी फ़रोख्त करने पर महंगी फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेल है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। उनका यही कहना है कि जो ईद के त्यौहार पर उनकी जो चीनी ज़्यादा फ़रोख्त हुआ करती थी, अब जो लोग हैं शहरी महंगी चीनी होने की वजह से अब वो ख़रीद ही नहीं रहे। जबकि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर की अगर बात की जाए, सरकारी निर्ख हैं वो 75 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर जो है वो सरकारी निर्ख पर फ़रोख्त करने का कहा गया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर मुल्तान में चीनी दस्तयाब ही नहीं है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो महंगी चीनी ख़रीदने पर मजबूर हैं और वो हुकूमत से और इंतज़ामिया से यही शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो महंगी चीनी के दाम हो गए हैं, कम से कम उसको कम किया जाए, क्योंकि जो चीनी है वो एक गरीब की इस्तेमाल में आती है, तो इसके जो रेट हैं इसको कम किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ फराम किया जा सके। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेकर चलते हैं पेशावर। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रोटी की कीमत में इजाफा हुआ है। एक रोटी जनाब यहाँ पर मिल रही है 15 रुपए में। इसी हवाले से मजीद बताएंगे साद बिन अवैस। जी बिल्कुल, पेशावर के बेशतर तंदूरों में जो है वो रोटी 15 रुपए की कर दी गई है, जबकि इससे कबल रोटी 10 रुपए और 115 ग्राम की रोटी यहाँ फ़रोख्त की जाती थी। अगर मैं बात करूँ ज़िले इंतज़ामिया की, तो उनकी भी फ़िलहाल नानबई एसोसिएशन से इस हवाले से कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए कि रोटी जो है वो 15 रुपए की कर दी गई है। अगर हम तंदूरों की बात करें तो जो नानबई एसोसिएशन है उनसे हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि आटा महंगा होने की वजह से रोटी मजबूरन जो है वो 15 रुपए की करनी पड़ी है। जो पहले आटे की बोरी 20 किलो आटे का थैला जो है वो 900-920 रुपए का मिलता था, अब उसकी कीमत जो है वो 1200-1230 पे पहुंच गई है। इसके अलावा अगर 85 किलो आटे की बात करूं उसके बोरी की, तो उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 5300-5400 रुपए की पहुंच गई है। आटा महंगे होने की वजह से यहाँ पर रोटी की जो है कीमत में इजाफा कर दिया गया है। बाज़ जगहों पर रोटी 15 और बाज़ जगहों पर जो है थोड़े से वज़न में इजाफे के साथ 20 रुपये में रोटी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जी, आपने अपडेट किया। ईद गुजर गई लेकिन सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। एक माह के दौरान लाहौर भर में सब्जी की कीमत में 20 से 150% तक का इजाफा हुआ है। मार्केट की इसी सूरत हाल पर हमें अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। ईद उल अज़हा के मौके पर जो कीमतों में इजाफा हुआ था अभी तक कम नहीं हुआ। इसको अदरक की कीमत जो मार्केट में है तकरीबन 550 से लेके 600 रुपये तक है। कई जो दुकानदार उनके पास जो दर्जा 2 या दर्जा 100 अदरक मौजूद है जो कि 350 तक मौजूद है, लेकिन अक्सर दुकानों पर जो दर्जा अव्वल और दर्जा 2 में मौजूद है जिनकी कीमतें जो है 550 से 600 रुपये तक है। यही अदरक जो है एक माह पहले 240 रुपये किलो था। प्याज 50 रुपये किलो है और यही प्याज जो था वो 40 रुपये किलो था। आलू 70 रुपये पहले 60 रुपये था। टमाटर 120 रुपये जो कि 80 रुपये किलो बिक रहे थे एक माह पहले। लीमू 200 रुपये और यही लीमू जो था एक माह पहले 80 रुपये किलो बिक रहा था। लहसुन जो है उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अभी 200 रुपये बिक रहा है, पहले ये 160 रुपये किलो था। मटर 400 रुपये किलो जो कि पहले सिर्फ 200 रुपये किलो बिक रहे थे।
सबा मिर्च 200 रुपये किलो, जो कि पहले 80 रुपये किलो बिक रही थी। गोया के जो कीमतों में इजाफा है वो 20% से लेके 150% तक इजाफा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं। मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है वो मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और आगे भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। दुकानदार कहते हैं कि जिस भाव उनको मिल रहा है उसी भाव के लिहाज से वो इतनी कीमत में बेच सकते हैं, जब उनको सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता बेचेंगे। जी ने अपडेट किया। रोज़ाना की बुनियाद पर हम यही सुनते हैं, महंगाई है, इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत की बात करें बढ़ जाती है, आटा महंगा हो गया, जिस तरह अभी कुछ देर पहले मैंने रोटी की बात की, 15 रुपये फ़ी रोटी मिल रही है। पेशावर में चीनी है, महंगी होती चली जा रही है नोटिस लेने के बाद भी। एनीवेज जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, प्राइस कंट्रोल कमेटीज कुछ करेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसकी वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, घर में अगर एक कमाने वाला एक शख्स है और उसने खातून खाना को बजट दिया कि आपने इसमें एक महीना मैनेज करना है, सब्जी, फल, दूध, अंडे, रोटी सब कुछ मैनेज करना है, लेकिन जब वो मैनेज नहीं हो पाता तो फिर डिस्कशन नहीं, फिर लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, अपने घर का माहौल कैसे अच्छा रखें, क्योंकि महंगाई है और वो पूरे मुल्क में है। इसी पर बात करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर तंजीला खान ने में जुड़ेंगे। तंजीला, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। सिचुएशन ऐसी है तंजीला, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं और वो उस लड़ाई की असल वजह इकोनॉमी होती है, ये फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं, ये जो मिस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस है ये होता है। अब ये तो रहेगा, वी हैव टू लिव विद दैट। कैसे पॉजिटिव रहें? अस्सलाम वालेकुम शोएब एंड किरण। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ना सिर्फ घर की हद तक बल्कि नौजवानों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी एम्पावरमेंट आपको पढ़ने लिखने के बाद जो मिलती है वो मिलती है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। ओके। और ये मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ क्योंकि मेरी एक फिजिकल डिसेबिलिटी है और मेरा अपना एक बिजनेस भी है, बहुत सारे फाइनेंशियल मामलात होते हैं, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि आई वॉज एबल टू क्रिएट वैल्यू और मेरे फ़न की एक वैल्यू है, उसकी कदर है और उससे जो मुझे वैल्यू मिल रही है उससे मेरी ज़िंदगी का पहिया आगे बढ़ सकता है, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस हासिल हुआ है। और रही बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मैं आपको एक और बात बताऊं कि कोई भी फैमिली, कोई भी मुल्क रिसोर्सेज कम होने की वजह से गरीब या कोई भी डिक्लाइन की तरफ नहीं जाता। इट इज़ बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और हमें यही फन सीखना है, आर्ट सीखना है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें। उसमें सिर्फ फाइनेंसेस नहीं है, उसके अंदर हमारी चीज़ें भी आ जाती हैं। मैंने पिछले 3-4 सालों में, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ कि मैं लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करना चाहती हूँ, एग्जाम्पल बनाना चाहती हूँ, अशरफ, मैंने रियलाइज़ किया है कि कम खर्च करने से आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी आती है। और फिर इन चीज़ों पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी करना शुरू की, कुछ सीरीज देखी, कुछ किताबें पढ़ी और लोगों से जब बात ये थोड़ा सा समझाइए लोगों को, कम खर्च करने से क्या मुराद है? मतलब मैं ब्रांडेड शूज और बैग्स की तरफ नहीं जाऊं, वो उसमें खुशी तलाश नहीं करूं। इफेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं। देखें एक सेकेंड, इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन एन एक्सपीरियंस। अगर आप 60,000 रुपए की चीज लेते हैं, वो एक मोमेंटारीली आपको सेटिस्फैक्शन देगी, ये एक लॉ ऑफ कंजम्पशन है। सही। जो जब आपको भूख लगी हुई है, आपने वो सेब का पहला बाइट लिया है, आपको बहुत लजीज लगेगा, लेकिन बाय टाइम आप वो सेब के एंड तक जब पहुंचेंगी तो शायद वो आपको लज्जत फील नहीं हो रही, क्योंकि आपका पेट भर चुका। सही। और आपको उसके जो एक सेटिस्फैक्शन है, जो आपके टेस्ट बड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही ना, मुझे लगता है हमारा एक फाइनेंशियल मसल भी होता है, एक सेटिस्फैक्शन का मसल होता है। मुझे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, हमने जब स्पेंड कर लिया है किसी चीज के ऊपर, हमें हासिल हो गया है, हमने इमेजिन भी कर लिया है कि हम इसको लेके ये करेंगे वो करेंगे, एंड देन इंस्टेंटली दैट इज गॉन। उसी 60,000 रुपए को आप डिवाइड करें 60,000 मोमेंट्स में ही, एंड गेट दैट मोमेंट एवरी डे। अब ये आपकी पर्सनालिटी पे, आपके इर्द गिर्द के माहौल पे डिपेंड करता है, आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेच कर सकते हैं, आगे का प्लान कर सकते हैं। मैं जब अपने रिसोर्सेज के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ करूँगी तो वो मुझे वो उस चीज़ की खुशी कितनी देर के लिए हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी, लॉन्ग टर्म खुशी वो होती है जो पैसे हम किसी और में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेंडिंग दैट मनी टू हेल्प समवन एल्स, लाइक दैट इज लाइक वन चंक ऑफ इट। जब अपनी ज़ात की बारी आती है, तो जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए, तो सबसे ज़्यादा आपको साइंटिफिकली खुशी तब होती है। हैविंग सेड दैट, जो हमारे नौजवान लोग हैं
जब उनको पॉकेट मनी मिलती है या उनकी पहली सैलरी आती है, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स ब्रांडेड स्टफ, क्योंकि पेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी एक हाईली कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है हमारी, बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है दैट वी आर फेसिंग एवरी डे। इसमें से ब्रेक करना ना सबसे बड़ा जो एम्पावरमेंट का फैक्टर है वो है, एंड आई वॉज एबल टू डू दैट। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, और जब आप ट्रैवल करते हैं और जब आप सफोरा और इन बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने खड़े हैं, you are tempted to buy them, and then you also think कि जब मैं वापस जाऊंगी तो हर कोई मुझे कहेगा कि अच्छा आप तो बड़ा घूमती फिरती हो, कभी कुछ हाथ पैर में देखा तो नहीं हमने आपके। You feel that, you know, and sometimes people say that कि अच्छा तुमसे लग नहीं रहा, आप जरा बाहर से आई हो। I was like ना लगे, मुझे अंदर से बहुत बाग लग रहा है। बातों पर ध्यान ना दें, यानी कि बिल्कुल, आई मीन अच्छी बात पे ध्यान दें, लेकिन आई थिंक इट्स अ माइंडसेट कि हाउ डू यू हैंडल योर ओन रिसोर्सेज एंड एम्पावरमेंट, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हैप्पीनेस। ग्रेट। सॉरी तंजीला, वक्त कम था वरना और भी आपसे गुफ्तगू। नाइस हैविंग यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, बहुत से मौजूद बाकी हैं, स्पोर्ट्स के मैदान की बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एहतसाब अदालत लाहौर से खबर है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खर्च से नाला बनवाया। यह हम खबर आपको दे रहे हैं एहतसाब अदालत लाहौर से। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। डिटेल्स लेंगे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद। जी, इस केस के अंदर दो ही मुल्जिमान हैं और इल्जाम ये है कि चनियोट में रमजान शुगर मिल्स के लिए जो नाला बनवाया गया था जिस पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई थी, उसके इल्जाम में जो है दोनों पर फर्द जुर्म आयद की गई है। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अदालत में जब फर्द जुर्म आयद होने से पहले खड़े होकर ये बताया कि खरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने अपने 12.5 साल जो पंजाब में वज़ीर आला रहे हैं उसमें खरबों रुपए जो वो कहते हैं बचाए हैं, उनकी एंटाइटलमेंट ही कई करोड़ की है। तो उस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो 20 करोड़ रुपए के लिए क्या छक मारेंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि उस वक्त के जो MPA थे उनकी दरख्वास्त थी और इस तरह के कई दरख्वास्तें आती हैं तरक्याती कामों के लिए, और उन्हीं में से जितने बाकी दरख्वास्तों पर काम हुआ उसी तरह ही कानून के मुताबिक काबीना ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी थी उसी MPA की दरख्वास्त के ऊपर, और उसके लिए ये जो है नाला बनवाया गया था जिसके लिए जो पूरा चनियोट है जिससे पूरे चनियोट को फायदा हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस सेहत जुर्म से इनकार किया है। बहुत शुक्रिया आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। हम जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएं कि जी कोरोना का खौफ तो था ही, इसकी वजह से मुआशी सरगर्मियाँ सुस्त रहीं, और अगर हम ईद कुर्बा की बात करें तो इसका इम्पैक्ट यहाँ भी आया है। कुछ आदाद शुमार हमारे पास हैं, 2019 और 2020 का तकाबुली जायज़ा है ये, तो हम इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। हमारा साथ देंगे अब समाट डिजिटल के बिजनेस रिपोर्टर सुहेल रब खान। सुहेल रब खान, ज़रा बताइए तो सही, क्या आदाद शुमार सामने आ सके इस सिलसिले में? अंदाज़ा क्या रहा, रुझान क्या रहा? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा पे जैसे कि लोगों का एक तासुर था कि कोरोना वायरस और उससे पैदा होने वाली जो माशी सूरत हाल है, तो उसमें जो है वो कुर्बानी इस दफ़ा पिछले सालों से कम होगी। तो इस हवाले से हमने कुछ आदाद व शुमार जमा किए, कुछ लोगों से बात की, कुछ ऐसे कंसर्न लोगों से जहां से हमें इस हवाले से कोई एक पिक्चर मिल सके कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि कुर्बानी में कमी आई है, और अगर आई है तो कितनी कमी आई है। प्लीज़ शेयर दैट। इस हवाले से हमारी बात हुई ऑल पाकिस्तान टेंडी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलजार फिरोज़ से। फिर हमने जो है वो रब्ता किया सुपर हाईवे मवेशी मंडी के तर्जुमान यावर चावला से, और अलखिदमत के कराची चैप्टर के जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर मोहम्मद साबिर, इन लोगों से हमने रब्ता किया। सबसे इनसे हमने मालूमात ली कि इस दफ़ा जो कुर्बानी की परसेंटेज है वो क्या रही। तो सब ने जो है वो हमें जो आदाद शुमार दिया जिससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इस दफ़ा जो है वो कुर्बानी पिछले साल की कुर्बानी से 5 से 10% जो है वो कम हुई, क्योंकि जहाँ पे जो गुलजार फिरोज़ साहब हैं उन्होंने बताया, और यावर चावला साहब ने जो फिगर दिए कराची के हवाले से, वो उन्होंने बताया कि तकरीबन कोई
15 लाख जानवर छोटा बड़ा मिला के कराची में जो है वो इस दफ़ा ईद कुर्बान पे ज़िबा हुआ, जबकि पिछले साल ये फिगर जो है वो 16-16.5 लाख पे था। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन कोई 5 से 10% इस साल जो है वो कोरोना वायरस से और उससे पैदा होने वाली जो माशी सूरत हाल है उससे जो है वो यहाँ पे कमी आई है। इसके अलावा जो बात हमें यहाँ पे पता लगी, इस दफ़ा जो है वो छोटा जानवर जो है वो लोगों ने ज़्यादा जो है वो कुर्बान किया और तकरीबन इस 15 लाख के फिगर से जो फिगर हमारे पास आया है छोटे जानवर का, वो तकरीबन कोई 10,50,000 का फिगर है जो कि छोटा जानवर यहाँ पे ज़िबा हुआ। इसके अलावा जो इस दफ़ा रुझान बड़ा है, जिसका रुझान बड़ा है वो है इज्तिमाई कुर्बानी का। लोगों ने ज़्यादातर इज्तिमाई कुर्बानी की क्योंकि कोरोना वायरस के मामलात थे, SOPs थी, तो लोगों ने ज़्यादातर जो है वो हिस्सों में जो है वो कुर्बानी की। तो जो फिगर हमारे पास फ़ाइनल आया, जो तमाम जगहों से हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 लाख जानवर जो है वो कराची में यहाँ ज़िबा हुआ। पिछले साल 16 लाख जानवर ज़िबा हुआ था और इस साल जो है वो 15 लाख जानवर यहाँ पे कराची में ज़िबा हुआ। जबकि पूरे पाकिस्तान की जब हम बात करें तो तकरीबन कोई 75 लाख जानवर पूरे पाकिस्तान में इस साल ज़िबा हुआ, जबकि पिछले साल से अगर हम मुआवजा करें तो तकरीबन 80 से 82 लाख जानवर पिछले साल एक बात और सुहेल हुआ था। फिर हम इसमें मज़ीद हमने जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का रिकॉर्ड लिया, जैसे उनका ओफल रिमूवल प्रोग्राम होता है, ऑपरेशन होता है आलाइशें उठाने का, तो हम वहाँ पे भी गए, हमने वहाँ देखा। जब हमने वहाँ के रिकॉर्ड को देखा तो हमें पता लगा कि वाकई थोड़ा मार्जिनल जो है वो कमी यहाँ पे आई है पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो टोटल आलाइशें कराची से उठाई थी उसकी तादाद थी 53,000 टन, मतलब 53 टन जो है वो 53,000 टन जो है वो आलाइशें पिछले साल उठाई थी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने, और इस साल वो तादाद है 51,000 टन। मतलब ये जो 2000 का जो गैप है, इससे भी हमें पता लगता है कि इस साल जो है वो कुर्बानी में कमी आई है। और ये कुर्बानी एक बात और सुहेल, एक बात और प्लीज क्विकली बता दीजिएगा, कुर्बानी की खालों से मुतालिक भी अगर कोई फिगर्स आपके पास हैं, क्योंकि इस बार ये देखा गया कुर्बानी की खालें उस तरीके से नहीं बिकी जो तंजीमें इकट्ठा करती हैं, ऐसी फिगर्स भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कुर्बानी की खालों के हवाले से भी जब हमारी बात हुई फॉर्मर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेंडी एसोसिएशन गुलजार फिरोज़ साहब से, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि कुर्बानी की जो खालें हैं उनकी कीमत में जो है वो एक वाज़े कमी देखने में आई। उन्होंने कहा कि पहले अगर पिछले साल का हम रिकॉर्ड उठाएं तो उन्होंने कहा कि पिछले साल जो बड़े जानवर की खाल थी, मतलब जिससे मुराद गाय है, तो वो तकरीबन कोई 1500 रुपये एक खाल के थे, और इस साल उन्होंने जो रेट बताएं वो बताया कि 700 से 800 रुपये 50% डिक्लाइन है इसमें। ठीक है सुहेल रब खान, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, हमारे लिए लेकर आए, बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान आज 139 रन 2 खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम 69 और शान मसूद 40 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पहले रोज बारिश के बायस सिर्फ 49 ओवर से खेल हो सका था। कौमी टीम के कप्तान अजहर अली ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। आबिद अली सिर्फ 16 रन के ही मेहमान साबित हुए और उन्हें जोफ्रा आर्चर ने क्लीन बोल्ड किया, जिसके बाद कप्तान अजहर अली बैटिंग के लिए आए और क्रिस वुक्स ने उन्हें खाता खोले बगैर ही पवेलियन वापस भेज दिया। पाकिस्तानी टीम अजहर अली की क़यादत में आबिद अली, शान मसूद, बाबर आजम, असद शफीक, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पर मुश्तमिल है। एक राउंड अप ले लेते हैं, इस पर कमेंट करेंगे। अली हाशमी साथ मौजूद हैं। अली, कल का मैच जिस तरह का था मैंने कुछ बताया, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर डिपेंड है अब? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा अच्छा टॉस जो है वो अजहर ने जीता है, क्योंकि इसमें चौथी इनिंग्स में जो है वो खेलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो पिच है वो खुश्क है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मज़ीद ड्राई अप हो जाएगी। जब इसके ऊपर चौथी इनिंग्स खेली जाएगी तो उसके ऊपर बॉल जो है वो ज़्यादा टर्न होगा, जो स्पिनर है उनको मदद मिलेगी। और जो पाकिस्तान ने जो है 2 स्पिनर्स अपनी टीम में शामिल किए हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि शायद एक स्पिनर के साथ जाएँ और 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएँ, लेकिन अजहर ने यह फैसला किया कि 2 टॉप स्पिनर जो हमारे पास मौजूद हैं उनके साथ हम जाएंगे और फिर 3 जो हैं वो फास्ट बॉलर्स जो हैं वो हमारे साथ बॉलिंग करेंगे। इसमें मेन जो बॉलर हैं वो यासिर शाह हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये 2 ऐसे बॉलर हैं
जो आपको कामयाबी दिलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले हमें बैटिंग करते हुए कम से कम इतना स्कोर करना होगा जो 300 के करीब कितना? है, 300 के करीब, जिसमें हम इंग्लैंड की टीम को आउट कर सकें। जी, और बारिश की बात आपने करनी है हमसे, बारिश अलाउ करेगी 90 ओवर्स? जी, बारिश तो जाहिर है अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और बारिश की वजह से ही 2 दफ़ा मैच जो है वो रुका, और फिर उसकी वजह से फिर बैट्समैन जब दोबारा से अंदर आता है तो उसको थोड़ा सा सेट होने में वक्त दरकार होता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्कोर जो है वो थोड़ा स्लो रहा। लेकिन फिर भी जो आप 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे बाबर आजम जिनका शुमार जो है, नासिर हुसैन का कहना ये है जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान है कि दुनिया के पहले दौरे हाजिर के 5 बैट्समैनों में उनका किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो बैट्समैन के लिए की गई है। बहुत आप इस सिलसिले में बता भी रहे थे जनाब, इवेंट जारी है, बड़ा मुकाबला जारी है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। हम तो दुआ कर सकते हैं कि ये जीत जो है ना वो अपने ही हिस्से में आए। बहरहाल अब दुनिया पाकिस्तान की स्पेशल ख़वातीन का स्पेशल काम देख सकेगी बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि मुल्क की हुनरमंद ख़वातीन के काम को प्रमोट करने के लिए समाजी इदारा इन्होंने भरपूर तरीके से काम शुरू कर दिया है, विमेन टाइज। यस, विमेन टाइज जी, इनकी हम बात करें पाकिस्तानी खवातीन का अब हुनर मुल्क कैसे पहुंचेगा, क्या प्लान है इनके पास? खुद हमारे देश में ये सामान किस तरह से मिल पाएगा, उनका काम किस तरह से देखने को मिलेगा, हासिल किया जा सकेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। फाउंडर विमेन टाइज सबीन अली जाफरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि हमने देखा बहुत से इदारों में जब हम जाकर देखते हैं जो स्पेशल ख़वातीन हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, बड़ी हुनरमंद होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब तक उनका वो हुनर उनके लिए रोज़गार ना लाए उसका फ़ायदा नहीं है। अब इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्या प्लान्स हैं आपके पास इस हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोगों ने इतना इम्पोर्टेंस दिया इस चीज़ को, डिसेबिलिटीज़ को, ताकि उस पर फोकस किया जाए। अच्छा जी, हमारे प्लान्स विमेन टाइज WCRT बेसिकली हमारे प्लान्स ये है कि हम उन अनप्रिविलेज एरियाज में जाके स्पेशली पेरेंट्स को और फैमिली को पहले एजुकेट एजुकेट करते हैं, और हमने वो काम शुरू कर दिया है। हम इनिशियली हमने अभी आप स्टेज भी सेट की है कि तैयारी से स्टार्ट किया है, एटलीस्ट एक्सेप्टेंस नहीं है अभी। तो स्टार्टिंग में अपने यहाँ अगर कोई बेटा ऐसा पैदा हो जाता है डिसेबिलिटीज का शिकार, तो उसको समाज एक्सेप्टेंस दे दी जाती है। लेकिन अगर बेटी ऐसी पैदा हो जाती है तो उसको एक्सेप्टेंस तो दूर की बात, उसको तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। पहले हमारा ये प्लान है कि हम उन सब लोगों को जाके एजुकेट करें ताकि वो एक्सेप्टेंस क्रिएट करें अपने अंदर। उसके बाद ही वो समहाउ कुछ ऐसे स्टेप अहेड ले सकते हैं कि वो अपनी बेटियों को सिखा सकें, जब वो बड़ी हो जाए तो समाज में एक मुकाम मिल सके, एक इज्जत का मुकाम मिल सके। हम कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू उनको प्रमोट कर सकें, और अगर कोई किसी में कोई सलाहियत है कि वो कोई काम कर रही है लेकिन ऑब्वियसली उसको इतना चार्म नहीं दिया जा रहा, इतना उसको ओपन स्पेस नहीं मैं फिर भी चाहूंगा सबीन कि हम इस स्टेप से ना बड़ी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा मसला है, बट एट द सेम टाइम इस वक्त बहुत सी जगहों पर जो स्पेशल खवातीन हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा आर्ट वर्क कर रही हैं। वो आर्ट वर्क या उनके जो बनाए गए फन पारे हैं, फॉर दैट मैटर जो भी वो काम कर रही हैं, जो उनके हुनर हैं, वो लोगों तक वो पहुंचे, आर्टिकल्स वो पहुंचे, उसके लिए कुछ प्लान है? फॉर एग्जांपल कोई सुन रहा है आपको, वो चाहता है कि वो आपसे राब्ता करे, अपना वो जो काम है वो आप तक पहुंचाए, ताकि आप दुनिया को भी दिखाएं, मुल्क भर में लोगों को दिखाएं, ताकि लोग खरीद पाएं। ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा विमेन टाइज WCRT के होने वाला है, और हो रहा है कि उन लेडीज को हम अप्रोच कर रहे हैं जो अपना काम करती हैं, लेकिन समहाउ वो इस तरह के बाहर नहीं आ पा रही हैं कि अपना काम कर सके। हम उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अप्रोच करने से पहले हमें उनके घर वालों से अप्रोच करना पड़ता है, पड़ता है कि प्रॉब्लम्स क्या है जो खुद आपको फेस करने पड़ रहे हो। आप अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल, हमें तो डांट भी आई है इस सिलसिले में, काफी लोगों को पेरेंट्स हैं उन सब ने काफी चीजें सुनी है कि हमारी बेटियों को आप इस तरह इनकरेज कर रहे हैं, समाज में इनको पता चल जाएगा कि ये डिसेबिलिटी का शिकार है या ऐसा है, तो हमें पहले उनका माइंडसेट को सेट करना पड़ता है। अब देखिए प्लेटफॉर्म आपके पास है, ये मौका आपके पास है कि आप उन पेरेंट्स को, उन लोगों को कि जो जिनके यहाँ स्पेशल खवातीन है, या वो लोग जो आपको सुन रहे हैं जो इस बारे में कम मालूमात रखते हैं, उनका पर्सपेक्टिव वो नहीं है जैसा होना चाहिए,
तो अब आप उनको एड्रेस कर सकती हैं डायरेक्टली। तो ज़रा बताइए तो सही, जैसे शुएब भी कह रहे थे कि स्पेशल खातून है, उसके पास हुनर है, अगर उसके हुनर को कोई प्रमोट करने वाला मिल जाए, कोई ख़रीदने वाला अपने पास इस्तेमाल करने वाला मिल जाए, उसको रोज़गार मिल जाएगा, उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आप प्लीज़ इस पर एक मैसेज दे दीजिए। मेरा मैसेज ये है सबसे पहले पेरेंट्स को कि एक्सेप्टेंस क्रिएट करें, और आपकी बेटियां, स्पेशली बेटियों का जो मेरा अपना वेंचर है विमेंटाइज पर है, बेटियों को अगर वो कोई काम करना चाहती हैं डिसेबिलिटीज के बावजूद भी, तो मैं हाजिर हूँ उनके लिए। विमेंटाइज WCRC उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपना हुनर प्लेटफॉर्म पे शो कर सकें, और हम उनका हुनर जो है वो ऑब्वियसली कस्टमर्स तक भी प्रमोट करेंगे और उनको क्लाइंटल भी प्रोवाइड करेंगे। कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है आपको? जब तक वो सबीन कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? विमेंटाइज WCRC, अगर आप फेसबुक के ऊपर विमेंटाइज WCRC टाइप करेंगे, इनफैक्ट आप WCRC भी टाइप करेंगे तो वो हमारे पेज जो है ग्रुप उस पे आ सकते हैं। ठीक। और कोई अगर ऐसी फैमिली जो आपसे कांटेक्ट करना चाहती है तो दैट्स हाउ दे कैन कांटेक्ट यू। थैंक यू सबीन फॉर बीइंग विद अस टुडे। वक्त हो आपसे करेंगे मुलाकात कल। अगर बाहर निकलें तो बहुत एहतियात के साथ, एहतियात के साथ, एहतियात के साथ। हम आपको कहते हैं एहतियात के साथ ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।